आप लोगों का इंट्रोडक्शन दो किसी का, कोई अगर कंफर्टेबल है तो। सर मैं नितिन कुमार, मुजफ्फरनगर से। अच्छा, हाँ जी। क्या करते हैं भैया? सर वैसे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, आर्किटेक्ट हूँ सर। और अभी ट्रेडिंग 3 महीने से स्टार्ट किया है। अभी अच्छा बल्कि हमारा बैच चल रहा है नवंबर वाला, अभी टेक्निकल। अच्छा। आर्किटेक्ट मेरे एक और क्लाइंट है, वो भी शायद आएंगे, इसी कॉल में आएंगे। ओके गुड। आप बेसिकली क्या करते हैं, मतलब ट्रेडिंग में? नॉर्मल ऑप्शन? सर अभी तो स्टॉक ऑप्शन ही करता हूँ मैं। स्टॉक ऑप्शंस? हाँ जी। सीधे स्टॉक ऑप्शंस पे चले गए आप? कोई नहीं। 10 मिनट और वेट करेंगे guys, फिर स्टार्ट करेंगे इसको। गुरुजी नमस्ते। कैसे हो भाई? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ जी। बढ़िया भाई, लवी बोल रहे हैं ना? हाँ जी भाई साहब। कहाँ से हो भाई आप? मैं बिहारीगढ़ से हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा। क्या करते हो भाई आप? मैं तो जी खेती बाड़ी है अपनी और गौ सेवा जी। ट्रेडिंग में कैसे आ गए? सर जी प्रणाम। ट्रेडिंग में सर, ट्रेडिंग में से बहुत पहले हूँ सर, पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। पेपर ट्रेडिंग, अच्छा। हाँ जी सर, कभी कभी रियल कर लेता हूँ जब अपने सेटअप पे बनती है। अच्छा अच्छा। रोहन भाई कैसे हो? मेरे भाई बढ़िया। आप कैसे हो? बस भाई। आप चले गए वापस बॉम्बे? अरे हाँ, नासिक नासिक हाँ। अच्छा, नासिक। अब दो दो एक एक मतलब 4-5 दिन का ही ट्रिप था। आ गया अच्छा, वापस। तो फिर वो कहाँ कहाँ पे गए? मैं घूमा, मतलब ऋषिकेश में था एक दिन। हम्म। और देहरादून बस वो लास्ट डे ही आया था, मतलब वो पहले दिन ही आया था, वहां से ट्रेन थी यहाँ पे नैनीताल जाने के लिए काठगोदाम अच्छा तक। तो नैनीताल में वहाँ पे अ, घूमा, नैनीताल घूमा। फिर वो पंगूट गया था और अच्छा, मुक्तेश्वर। ऊपर। हम्म। हाँ, तो ऐसे थोड़ी बहुत जो रिमोट जगह थी वहीं पे गया था। स्नोफॉल वोफॉल मिला, अच्छा, मजा आ मिला गया। स्नोफॉल? हाँ हाँ, हम गए। वो चाइना पीक का ट्रैक था। अच्छा वो अच्छा। जैसे ही चालू किया हमने, 10-15 मिनट में स्नोफॉल चालू हो गया था। वो बोल रहे थे कि बारिश होगा बारिश होगा, और इंस्टेड ऑफ बारिश वो स्नोफॉल हो गया था। तो ट्रिप अच्छा रहा ना फिर? हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था हमें। बहुत अच्छा हो गया। मतलब स्नो मिलेगा ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो वो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। यार मैं आ नहीं पाया, आपने लेट मेरे को फोन मैसेज किया। हाँ, वो नहीं, मैं उसी टाइमिंग का उसी हमारा एरिया से गड़बड़ आया था, है। मैं किसी क्लाइंट के पास जाके आया था, मैं उसी एरिया से आया था, बट अगर थोड़ी देर पहले आप मेरे को बोलते ना तो मैं मिल लेता आपसे। हाँ 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 हाँ। वहीं पे था जहाँ आपने मेरा बोला था तो लोकेशन की मैं यहाँ पे हूँ, मैं उसी लोकेशन पे था 1 घंटे पहले।
हाँ 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 हाँ। बट कोई नहीं, अब मैं ही आऊंगा वापस बॉम्बे। अब देखो उस श्योर टाइम श्योर आप मुझे श्योर। जानते थे, मैं 3 महीने बॉम्बे रहा। अच्छा। उस टाइम आना भाई, मिलते पक्का हैं। भाई पक्का। नहीं तो मैं ही फिर से ट्रिप प्लान कर लूंगा मसूरी वगैरह। मैं भी सोच रहा हूँ यार कसोल साइड का भी। हाँ ये- काफी लोग आ गए, 21 लोग आ गए। हाँ, अभी तो स्नो देख के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम्म। यार जो भी अपने है ना कैमरा ऑन कर सकता है वो कैमरा ऑन कर लो, ताकि सेशन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं ना अपन। बात करेंगे आपस में तभी पता चलेगा। मेरा साइड में ऑफिस चल रहा है। हाँ जो कर सकते हैं। किसी में चल रही, किसी की का क्या मार्केट का क्या व्यू है, ट्रेड किसी की कुछ चल रहा है बताओ। सर ट्रेड तो सही चल रही है, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं चलने देगी। अरे कोई नहीं, हम सर इस वेबिनार में सर उसके बारे में बात करेंगे, कैसे मतलब एक हाँ सिस्टम डेवलप करते हैं, क्या कैसे करते हैं, सब बात करेंगे सर, उसके। अब तो लगता है सर हम ट्रेड तो करेंगे सर, लेकिन सरकार के लिए करेंगे सर। वो तो यार है, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है मार्केट में। आप जैसे जिस टाइम मैं आया था उस टाइम उतना नहीं था, मतलब कोई ब्रेकआउट अगर होता था तो सस्टेन करता था। पर अभी जी। पिछले 21 के बाद, मतलब जब से ज्यादा लोग आ गए ना, 20 में ज्यादा लोग आए, बहुत डिमांड खुली, उसके बाद जो मैनिपुलेशन बढ़ा है ना, बहुत मतलब अंधा लेवल का मैनिपुलेशन बढ़ गया है। कोई ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता, करता भी है तो पहले स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर जाता है वो अपनी डायरेक्शन में। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं इसका। हाँ नॉलेज जी तो सर। हमें ही चाहिए ही आपको, बट इसका एक ही इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है जो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। सर कोई नहीं, बताना वो क्या है। नहीं वही तो सर आप बताएंगे वीडियो इस रिकॉर्ड webinar करके में। भी भेजो ग्रुप में। क्या चीज? सर आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजोगे ग्रुप में भेज दो भाई। ना। आप आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी भी हो रही है वैसे वीडियो रिकॉर्ड, मैं भी यहाँ कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। सर लास्ट सर टाइम ना अभी आपका भेज यूट्यूब चैनल भी है क्या कोई, जिस पे ये वीडियो मिल जाए आज के वेबिनार की? मैं ही डालूंगा ये वीडियो ना। सौरभ ब्रदर, कैसे हो आप? बस बस भैया, बहुत पहचाना बढ़िया। नहीं? बोल कौन रहा है पहले ये मैं नोटिस करता हूँ, बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पे। नहीं, मैं आपके नजदीक हूँ, मैं खरड़ से ही हूँ। आप मेरे से बात नहीं होती, पहले आर्मी में हूँ। गगनदीप। गगनदीप। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यार मेरे को याद नहीं है बिल्कुल भी। मैं देखा भी, नोटिस आया मेरे को, मैं कहा यार चलो मैं देखता हूँ। अच्छा। जी। सॉरी भैया, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मतलब। आप अपना फेस ऑन करो तो मैं पहचान जाऊंगा। नहीं, मेरा मैं अभी तो सो के उठा हूँ क्योंकि मैं। अच्छा। जी। देखो ना, मैं दिखा देता हूँ, अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ, मैं इधर ही हूँ। कहाँ पे बैक कैमरा, कहाँ पे इसका? अभी इधर आर्मी में उसमें सो रही है। अच्छा। वेपन नहीं दिखा सकता क्योंकि वेपन मेरे पास दूसरे पड़े हैं। आप मेरे पे इंस्टाग्राम पे हो गया मेरे साथ? ब्रदर, मैंने आपसे बात की थी, नंबर आपके पास है मेरा। अच्छा जी, मैंने बोला था वाईफाई वाईफाई आएंगे, मैं और वाईफाई आएंगे। भाई पुलिस में, खरड़ में। अच्छा अच्छा। हाँ। सर इंस्टा पे भी वीडियो डालते हो आप क्या, आप ट्रेडिंग से रिलेटेड? ये बताता हूँ यार मैं लास्ट में ना। क्या है ये, क्योंकि इसमें काफी लोग इंस्टा से ही हैं, रोहन भाई भी इंस्टा से, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। खाओ। हो गए 26 लोग हो गए। सबसे पहले तो इस वेबिनार, मतलब इतने वेबिनार ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, तो इसका पॉइंट क्या है? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है ना, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है कि ये रहता है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू, मतलब मैं कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, कैसे 5,000 से 50 लाख कैसे बनाए, ये सब सपने हैं जो कि आपको सब लोग बेच रहे हैं। ठीक है, पर मैं इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरा सिंपल सा है कि अगर आप छोटा रिटर्न बना रहे हो ना, या आप एक डिसेंट रिटर्न बना रहे हो,
बट वो रेगुलर कैसे बनाए, डिसेंट इनकम जनरेट कैसे करे एक रेगुलर बेसिस पे, वो मेरा सबसे मेन पॉइंट है इस वेबिनार का। ठीक है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कैसे रूल्स डिसाइड करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं अपने एज के हिसाब से, उसके बारे में हम इस वेबिनार में बात करेंगे। ये मेरा विजन है, उसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें बिल्ड भी कर रहा हूँ, जो कि हम इस वेबिनार के थ्रू ही हम बात करते रहेंगे, क्या क्या चीज़ें मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सौरभ है। आई वर्कड इन कोटक सिक्योरिटीज एज अ रिसर्च एनालिस्ट, फिर मैंने मास्टर ट्रस्ट में एज अ डीलर काम किया, अब मैं फुल टाइम इक्विटी एंड ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि आप लोगों में से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में या मार्केट में जो अभी अभी आया है नया, किसी को कुछ भी इशू लग रहा है कि मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है या फिर मेरे को ये चीज़ में नहीं आती मेरे को ट्रेडिंग में, कोई कुछ प्रॉब्लम बताना चाहेगा? पहले प्रॉब्लम सुनेंगे, फिर थ्रू आउट द वेबिनार उसको क्लियर करते रहेंगे। मैं कुछ बोलूँ भी भाई, प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ बताओ भाई रोहन भाई। प्रॉब्लम यही हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अ, हम जो टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हैं उसमें अभी भी गड़बड़ होता है। मतलब ठीक है, हम बोलते हैं कि 1:3 होना चाहिए या फिर 1:2 होना चाहिए, बट फिर वो कितने टाइम तक होल्ड करना है, फिर वो स्टॉक का मतलब वो भी आता है कि कौन से ज़्यादा मूवमेंट देते हैं, फिर वो एनालिसिस कैसे करें कि ये स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देके जाएगा। अगर कोई सेक्टर हमने पकड़ा है तो उसमें से हम एनालाइज करेंगे कि ये, पर उसके बाद ये भी हो जाता है कभी कभी कि जो हम जो हिस्टोरिकली देखेंगे कि कोई इसने अच्छा परफॉर्म किया है, पर फिर ये टर्म मतलब ये अभी सेशन में कोई और ही अच्छा परफॉर्म करे तो उसमें गड़बड़ ये हो जाता है कि फिर वो लिमिट मतलब टाइम फ्रेम कितना रखे है अपना मतलब पोजीशन बेसिकली होल्ड आप ये करने कह रहे हो कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अगर उसको होल्ड करते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस हिट कर देता है, नीचे आ जाता है। अगर होल्ड नहीं करते, प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। का। मतलब हाँ, बेसिकली ये ना कि ये समझ नहीं आ रहा कि उसको और होल्ड नहीं होल्ड करना करते हैं तो नहीं तो फिर बीच में, हाँ बीच में चाहिए। कंसोलिडेट करता रहेगा, जब हम निकालेंगे तो उसके बाद वो शूट शूट कर जाता है, फिर शूट वो कर अपना जाएगा, फिर टारगेट हिट कर आप जाता पहले ट्रेड से बाहर आए तो आपको लगता है मूव नहीं आ रहा है इसमें। है। हाँ हाँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई। बराबर। और किसी की कुछ प्रॉब्लम? जो बिगिनर है उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वो है ही अभी मार्केट की साइकिल ही नहीं देखी है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस वेबिनार में बात किसके बारे में होने वाली है मैं बताता हूँ कि एक फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन करते हैं। मतलब मार्केट में है ना, मतलब ऐसे रैंडम काम नहीं होता बिल्कुल भी कि कुछ आज दिखा मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लो या फिर कुछ भी स्टॉक बाय कर लो। रैंडम काम जो भी करता है वो खराब ही हो जाता है मार्केट में। ठीक है, वो अपनी कैपिटल को धीरे धीरे लूज करता रहता है, भले उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना भी अच्छा हो, उसकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कितनी भी अच्छी हो, पर धीरे धीरे उसका कैपिटल जो है लूज होता रहता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रेमवर्क बनाना। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि मेरे हिसाब से मार्केट में क्या क्या चीजें काम करती है, मेरा एज क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से चीजें मार्केट में काम करते हैं कि आप क्या चाह रहे हो कि मार्केट में एक व्यू बनाना कि मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे नहीं कि आपने वो स्टॉक जाके बाय कर लिया, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, आप कब तक वो होल्ड करोगे, कितनी क्वांटिटी लोगे, सब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आप रैंडम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सब कैसे पता चलेगा चीजें, इसकी कोई साइंस नहीं पढ़नी इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स क्या होते हैं। तो वो मार्केट में काम करते करते पता चलेगा आपको। ठीक है, बेसिकली इस वेबिनार का जो पॉइंट है मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी के पास कितना भी कैपिटल है, छोटा कैपिटल है, बड़ा कैपिटल है, वो उसी कैपिटल के थ्रू के पास है, उसके थ्रू एक रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकता है। अब ऐसे नहीं होगा किसी के पास अगर 50,000 है तो वो रेगुलर मतलब कि 50,000 से 5 लाख हर महीने कैसे, वो नहीं है। एक डिसेंट जो अमाउंट होता है वो कैसे एक बंदा कर सकता है ट्रेडिंग के थ्रू, वो मैं बताऊंगा आपको। काफी लोग आ गए यार, अभी भी आते जा रहे हैं ना लोग, फिर मेरे को एडमिट करने में वो लग रहा है। सुबह 5 बजे नहीं रखा ना आपने? देखा वो टाइम पे भाई मैं मैंने अलार्म लगा के रखा था मैंने 5 बजे देखो इसलिए रखा था, देख मैं उठ के आ गया था मैंने, और हाँ मैंने हाँ, शेयर भी कर दिया पता है था, पता बट मैं ये देखना चाहता था भाई कौन इतना वो है सीरियस ट्रेडिंग को लेके कि कौन 5 बजे भी आ सकता है, मेरा यही पॉइंट था। मैं अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे दोस्त की शादी पे था, मैंने अलार्म लगा के रखा था
नहीं, कई लोग अरे मेरे को मैसेज आए फिर इंस्टाग्राम पे कि मैं मतलब मेरे कोई आसपास में कोई गुजर गया था, मैं वहां चला गया था। ये तो वो पक्का आते, कोई तो बहुत लोग थे जो आना चाहते थे, आ नहीं पाए, बट अब क्या कर सकते हैं यार। वो मेरे पिछले वाले वो थे सेशंस, वो सारे मैंने सुबह 5 बजे ली। अभी शायद कोई आया नहीं, कई जो पिछले वाले थे वो सब 5 बजे आते थे सुबह उठ के भाई। जब फर्स्ट सेशन मैंने शुरू किया था, यश वगैरह जो भी आयुष वगैरह सब 5 बजे सुबह। तो सबसे पहले तो जैसे इन्होंने प्रॉब्लम के बारे में बात करी कि बाय करते हैं एंड ऊपर सेल नहीं करते हैं तो वो नीचे आ जाता है, ऊपर सेल कर देते हैं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो वो और ऊपर चला जाता है। तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स है। स्टॉप लॉस अगर बुक नहीं करते हैं तो वो वापस अपनी डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है, स्टॉप लॉस बुक करते हैं तो रिवर्स मार जाता है। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए? जी ठीक है, नमस्कार सर। नमस्ते भाई, नमस्ते, कैसे और हो? ठीक हो सर? बस भाई बहुत बढ़िया जी हाँ, यही चक्कर हो रहा है जी। ये तो कभी स्टॉप लॉस हिट हो जा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसी साइड में लिया, उसी साइड में मार्केट चली गई। आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ज्यादा ऊपर लॉस चली हो गई। जाता है। सबसे मेजर रीजन बताऊं मैं इसका क्या है कि आप एक बार इसको अप्लाई करके देखना, आपको खुद को पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये निफ्टी है, ठीक है। अब इस निफ्टी में है ना, अभी आपको क्या दिख रहा है कि निफ्टी ने एक ये हाई बनाया, उसके बाद ये जो दूसरा हाई बनाया, बट जो पहला लो बना था ये लो बना था, उसके बाद ये लो बना था, उसके बाद ये लो बना था। अब ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं हम इसको, जो भी मतलब बेसिक पढ़ रहे होंगे पता होगा, बट ज्यादातर लोगों को पता होगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं कि इसने अभी तक अपने जो लोअर लोज होते हैं वो भी ब्रीच नहीं किए, एंड जो स्विंग हाइज होते हैं वो भी अभी तक ब्रीच नहीं किए। तो जब तक ये अपने लेवल्स ब्रीच नहीं करेगा, अगर ये ऊपर की साइड में ये अपना 24,800 का लेवल ब्रीच करेगा तभी ये ऑल टाइम हाई वापस जा पाएगा। एंड नीचे की तरफ अगर ये 23,400 का लेवल ब्रीच करेगा तब ये इस लेवल के आसपास आ पाएगा। ये मैंने डिसाइड किया डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम कि आप चार्ट को कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हो। अब मैं ये अगर मैं ये 5 मिनट या 15 मिनट में लगा दूं, आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। ये देखो, अब अगर आप यहाँ बाय करते, मान लो यहाँ ब्रेकआउट पे आप बाय कर लेते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। यहाँ आप बाय कर लेते डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे, स्टॉप लॉस हिट। यहाँ बाय कर लेते, स्टॉप लॉस हिट। तो जब तक आप बड़ी पिक्चर नहीं देखोगे ना, एक को 20,000 फुट से नहीं देखोगे कि मार्केट का व्यू कैसे बनाते हैं, तो ये होगा ही होगा। आप शुरुआत में आते ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू हो जाते हो। अभी आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पाए हो, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट नहीं कर पाए हो। मिनट 1 मिनट पे लोग ट्रेड करने लग जाते हैं। जी हाँ, 5 मिनट में करते हैं ज्यादातर तो। एग्जैक्टली, तो वही प्रॉब्लम वही है। हमेशा व्यू जो होता है बड़े टाइम फ्रेम पे बनाया जाता है, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, उस व्यू के हिसाब से मार्केट में काम होता है। अगर मेरा व्यू बुलिश है यहाँ से, मान लो अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अब ये नहीं कि 5 मिनट में अगर रेड कैंडल बन गई तो मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से तो फिर मेरा व्यू हर 5 मिनट में चेंज होना चाहिए ना। अब रेड कैंडल बन गई तो मैं बेरिश हो गया, फिर ग्रीन बन गई तो मैं बुलिश हो गया, तो फिर ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ऐसे तो आप काम नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करना है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस करना है कि बड़ी पिक्चर कैसी दिख रही है हमें, वीकली डेली का ट्रेंड क्या चल रहा है। ये जो भी नए हैं इनको समझ ये चीज, जो हो गया जिनको टाइम ना, तो 1-2 साल उनको ये चीज समझ आ जाएगी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, ठीक है। आप शुरू करते हैं अपना वेबिनार। अभी भी लोग आ रहे हैं, एक साथ ही आ जाओ यार, ठीक है। तो अब मेरे को कौन बताएगा कि व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस होते क्या हैं, कोई बता सकता है? कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा है बताओ। हाँ अमन भाई बताओ। ब्रो मेरे अकॉर्डिंग ना ऑप्शंस जो बनाए गए थे जब इंट्रोड्यूस किया गया था ना इसको मार्केट में, ये हमारे स्टॉक के जो पोर्टफोलियो होता है ना उसको एवरेज करने के लिए या फिर हेज करने के लिए बनाया गया था। एग्जैक्टली भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, टाटा मोटर्स, और हम उसमें ना इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो बट ना हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि 5 साल के लिए, बट बीच में कोई न्यूज या फिर कुछ भी एक इफेक्ट के वजह से ना वो बीच में डाउन साइड जाने लगती है, तो उस टाइम पे ना हम उस स्टॉक के पुट को बाय करते हैं और उस चीज को एवरेज करते हैं।
हाँ, बहुत अच्छे भाई। hedging भी बोलते और इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट, जो आपने बताया कि पुट को बाय करते हैं, इसको प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं हम। बट ये भाई ने बहुत अच्छा बताया, अमन भाई ने, कि इसको हमें हेजिंग के लिए बनाया गया था। ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि ये इनकी वैल्यू, जो ये प्रीमियम्स, इनकी वैल्यू कैसे डिराइव होती है, कहाँ से डिराइव होती है, जो इनके स्पॉट की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी की कॉल देख रहे हो अगर, तो निफ्टी की कॉल की कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कहीं से डिराइव हो रही है अपने निफ्टी की स्पॉट के प्राइस से। अब निफ्टी का प्रीमियम ऐसे ही नहीं कि एनएससी वाले बीएससी वाले नहीं बनाते हैं, एक ब्लैक शॉल्स मॉडल होता है, उसके थ्रू बनती है, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ऑप्शंस बहुत एडवांस टॉपिक है। बेसिक ये है ऑप्शंस का कि ऑप्शंस की वैल्यू कहीं से डिराइव होती है, एंड ऑप्शंस इसलिए बनाए गए थे हेजिंग के लिए। अब हेजिंग क्या होता है? हेजिंग होता है इंश्योरेंस। हेजिंग का बेसिकली मतलब होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो आपकी गाड़ी है, तो आपने गाड़ी ली, उसका इंश्योरेंस कराया। उसका इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं ठुक फुक गई या जल गई, कुछ भी हो गया, तो कंपनी आपको पैसे देती है। बट यहाँ पे आपके पैसे मिलते नहीं, जाते हैं यहाँ से। बट ये आपको एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन से बचाती है, कि मान लो आपने टाटा मोटर्स बाय कर रखे, जैसे भाई ने एग्जांपल दिया, तो अगर वो टाटा मोटर की कल न्यूज आ जाती है कि भैया उनकी सेल नहीं हुई है, ठीक है, और लॉस में इस साल कंपनी, तो जिसने प्रोटेक्टिव पुट बाय कर रखी होगी वो वहां पे बच जाएगा। मान लो 10% का गैप डाउन खुल गया, तो जो स्टॉक बाय कर रखा है तो सीधा का सीधा 10% लॉस है। पर किसी ने अगर पुट बाय कर रखी होती है उसकी लॉन्ग टर्म की, जिसको हम लीप भी बोलते हैं, तो उसको वहां पे कुछ भी नहीं होता। जो 10% उसका स्टॉक में जाता है, 10% उसको वहां से मिल जाता, बल्कि ज्यादा मिलता, क्योंकि वॉलिटिलिटी का पैसा भी मिलता है वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑप्शंस होते हैं डेरिवेटिव्स, जिनकी वैल्यू कहीं से डिराइव होती है। उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, खुद की कुछ भी उनकी प्राइस नहीं होता, उनकी वैल्यू कहीं से डिराइव हो रही होती है उनके स्पॉट के वैल्यू से। ठीक है, बेसिकली समझ गए आप। अब ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग मैंने बता ही दिया। अब दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, या तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हो या ऑप्शन सेल कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल लगता है, सबको ही पता है। ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा कैपिटल लगता है, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, एंड मैंने हेजिंग आपको बता ही दिया कि हेजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के इंश्योरेंस ले लेना, उसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग को आप इंश्योरेंस से भी वो कर सकते हो कि रिलेट, कि हेजिंग का मतलब इंश्योरेंस होता है। अब हेजिंग भी कई तरीके की होती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप ऑप्शंस के थ्रू हेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, कोई सामान मंगा रहा है, कोरिया कहीं से भी, यूएस से, कोरिया से, कहीं से भी कुछ सामान मंगा रहा है, तो उसको पेमेंट कैसे करनी होती है? यूएस डॉलर्स में करनी होती है। तो उसको पता है कि अगर यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ गया, उसने ट्रांजेक्शन किया नहीं अभी तक, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने इंडिया में डॉलर को शॉर्ट कर देगा एंड वहां पे पेमेंट कर देता है। ऐसे बहुत तरीके की एडजस्टमेंट्स लोग करते हैं, जो बड़े बड़े जिनके बिजनेसेस होते हैं, कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो जिनका फिजिकल बिजनेस है, वो भी हेजिंग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग करते हो। हेजिंग का बेसिकली मतलब होता है इंश्योरेंस, वो चाहे आपके बिजनेस के लिए हो, आपके कार्स के लिए हो, आपके हेल्थ के लिए हो, किसी चीज के लिए भी, मेडिकल के लिए हो, कुछ किसी भी चीज के लिए हेजिंग वैसा काम करती है आपका। मतलब आपको वर्स्ट के सिनेरियो में बचाती है, बस बेसिकली ये पॉइंट होता है हेजिंग का। और आ गया कोई? ठीक है, अब इसका कौन आंसर दे सकता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है? कोई बता सकता है? एनीवन? गैम्बलिंग मतलब ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। गैम्बलिंग ऐसे ब्लाइंडली कुछ नहीं है, जस्ट कि हमारे पास कुछ मेथड्स है जो हम फॉलो करते हैं, लॉजिकल हो गया या फिर टेक्निकल हो गया, बट वो जरा क्या बोलेंगे हम, सोफिस्टिकेटेड गैम्बलिंग है इसे। हाँ, मतलब गैम्बलिंग है बट ये कैलकुलेटेड है, इसमें आप रिस्क अपना कैलकुलेट कर सकते हो। पॉइंट ये है कि इसमें आप प्लान कर सकते हो कि आपको करना क्या, आप व्यू बना सकते हो। गैम्बलिंग में आप क्या व्यू बनाओगे? आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो, तो गैम्बलिंग में भी कर सकते हो, बट आप गैम्बलिंग में प्लानिंग नहीं कर सकते हो। इसमें आप प्लान कर सकते हो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल एनालिसिस आता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस आता है, तो आप इसका एक व्यू बना सकते हो उसके थ्रू। पर गैम्बलिंग में आप वो नहीं कर सकते ना। प्लानिंग क्या करोगे? प्लानिंग आप, एंड ये मार्केट डायनेमिक्स के ऊपर डिजाइन होता है पूरा, कि मार्केट कैसा मूव करेगा उसके हिसाब से ये मूव करेगा। एंड उसमें भी जैसे गैम्बलिंग में कोई पीछे बंदा नहीं बैठा हुआ है कि वो जो प्राइजेस को हिला रहा है, उसमें तो कुछ भी आ जाए, वो तो लक है, प्योर लक है। बट इसमें तो प्राइजेस चलते हैं ना, दूसरा बंदा भी तो ट्रेड ही कर रहा है, जो हमारे अगेंस्ट में बैठा है वो भी तो ट्रेड कर रहा है, अपने आप थोड़ी प्राइस चल रहा है, कोई ना कोई उसमें ट्रेड ही कर रहा है। तो अगर हम उसका समझ गए कि वो क्या करना चाह रहा है, तो हम हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो हम
टाइम के साथ समझेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना अभी, जिनको 1 साल भी नहीं हुआ, उनको समझ नहीं आएगा अभी फिलहाल ये। जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा अभी तो इसमें। हाँ वही अभी तो हमें पता नहीं कहाँ खरीदें कहाँ बेचें। वही तो धीरे धीरे। आपको कितना टाइम हुआ अभी मार्केट में? अभी 3-4 महीने हुए हैं। अभी तो है, अभी दिल्ली बहुत दूर है अभी मतलब अभी टाइम। अभी क्या क्या सीख लिया आपने? अभी तो बस प्रैक्टिकल चल रहे हैं, लाइव प्रैक्टिकल चल रहे प्रैक्टिकल हैं? मार्केट में। जी जी। टेक्निकल में पहुंच गए आप? टेक्निकल, हाँ टेक्निकल, जी जी। अच्छा, टेक्निकल में पहुंच गए, बढ़िया है। मतलब धीरे धीरे करते रहोगे यार, समझ जाओगे धीरे धीरे ना। बट धोखा कभी देती है भी मार्केट, पूरा धोखा देती है। तो मैं आपको स्टॉप एक लॉस चीज बताऊं, या वो देगी शुरुआत में आपको 1 से 1.5 साल तक लॉस होगा ही होगा, ये कोई भी नहीं बचा सकता। चाहे आप पेपर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो जाओ, चाहे कैसे भी हो जाओ, 1-2 साल तक आपको लॉस देना ही पड़ेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको डिसाइड करना है कि लॉस देना कितना है। आप शुरुआत में मान लो 1 लाख बैठे हो, आपने एक दिन में ही गुड़ा दिया, तो आप सीख नहीं पाओगे, पैसा चला जाएगा। तो आप कम कम जितना दे के सीखोगे ना, फीस दे के सीखोगे मार्केट को, उतना जल्दी आप सीख पाओगे। अपना माइंडसेट ऐसे बनाओ कि मेरे को सीखना है और कम पैसे देके सीखना है, तो लॉस कम से कम लो, बड़ा लॉस लेना ही नहीं कभी। ये एक चीज याद रख लेना, इस वेबिनार से अगर कुछ लो ना लो, ये जरूर याद रख लेना आप, ये कम आपको लॉस बहुत करना। काम आएगा। हाँ, इस लॉस कभी बड़ा कैपिटल नहीं लेना। का 5-4% लॉस करना है, जो कैपिटल है। टोटल कैपिटल का जी। हर नहीं मतलब ट्रेड पे 10। करोगे 4-5? सर मैं तो मार्केट अपनी फीस लेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो हर कैपिटल में अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय करते भी नहीं। हर ट्रेड में मान लो अगर आपको लग रहा है कि टाटा मोटर में आप कल ट्रेड ले रहे हो, आपके पास जी 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, सारा 1 लाख रुपए टाटा मोटर में नहीं डाल सकते आप। आपका असेट एलोकेशन आपको आना चाहिए कि भाई मेरा कैपिटल इतना है 1 लाख, तो उसमें सिर्फ 50,000 ही मैं टाटा मोटर में डालूंगा, उसका 4-5% रिस्क ले सकते हो, जी जी, हाँ हाँ हाँ, जी जी। है ना। तो आपको पता है कैपिटल एलोकेशन भी एक चीज होती है। अरे बहुत चीजें हैं इसमें जो कि हम बाद में बात करेंगे। अब बेसिकली 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है, वैसे तो बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है, बट बेसिकली जो इंडिया में हम काम करते हैं, बेसिकली 3 तरह की ट्रेडिंग पे काम करते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग होती है, जी एफएनओ एंड डेट। डेट का मतलब ये होता है जिसको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए मार्केट में, मतलब जिसको सरदर्द नहीं चाहिए, वो जाता है डेट में। डेट का मतलब ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि सरकार आपको या फिर जो भी जिस कंपनी का बॉन्ड बाय कर रहे हो, वो आपको फिक्स्ड साल का रिटर्न देती है, जो कि 7% हो सकता है, 8% हो सकता है, डिपेंड करता है कि अभी यील्ड कर क्या चल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं होता। मतलब जितना मान लो 1 लाख लगाया तो आपको साल का 7,000 रुपये मिल जाता है। बट 7% इन्फ्लेशन ही चल रहा है, महंगाई चल रही है, तो कुछ नहीं, मतलब वो कट कुट के कुछ नहीं मिलता आपको। 1 लाख का 1 लाख ही रहता है। दूसरा आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब अपने स्टॉक्स हो गए, ठीक है, और नॉर्मल अपने जैसे शेयर बाय करते हैं, इनको हम बोलते हैं इक्विटी। जी। सेकंड पे आता है जो मेन इंपॉर्टेंट है सबसे, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि बहुत डिफिकल्ट तो है ही, उसके साथ रिस्की भी है। इसका रीजन है, पता है क्यों? क्योंकि लोग एफएनओ को ट्रेड ही गलत करते हैं। एफएनओ में कभी भी पैसा अपना नेकेड कैपिटल नहीं डालते। नेकेड कैपिटल का मतलब ये होता है, मान लो मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़ा है, तो मैंने 1 लाख सीधा निकाल के एफएनओ ट्रेडिंग कर लिया। ऐसे कभी एफएनओ ट्रेडिंग होती ही नहीं है। एफएनओ ट्रेडिंग हमेशा लिक्विडिटी वाले मनी से होते हैं। लिक्विडिटी का मनी क्या होता है? जो आपने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, या आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या आपने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो उससे जो मार्जिन मिलता है आपको, उसको प्लेज करके इंटरेस्ट फ्री मार्जिन मिलता है, उससे हमेशा ट्रेडिंग एफएनओ में ट्रेडिंग होती है। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे बिना कैपिटल ऐड किए हुए एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं। उसके लिए तो ईटीएफ वगैरह लेने पड़ेंगे हमें। जैसा जरूरी नहीं है। इक्विटी से भी आज प्लेज हो जाएंगे वे? क्या बात कर रहे हो सर आप? इक्विटी से हो जाएंगे, ईटीएफ से हो जाएंगे, बस डेट से नहीं होंगे। मान लो आपने डेट में पैसा डाल रखा है 1 लाख रुपए, तो उसको प्लेज करके आप एफएनओ भी कर रहे हो, वो नहीं होगा। म्यूचुअल फंड से नहीं होंगे? ना ना ना, वो फिक्स्ड वाले से नहीं होगा। फिक्स ईटीएफ वाले। से हो जाएगा, इक्विटी से हो जाएगा। आपने गोल्ड बीज ले रखे हैं, सिल्वर बीज ले रखे हैं, मैं भी यही करता हूँ, मैं डालता भी अपने इंस्टा पे, इनसे ही करता हूँ मैं भी। नेकेड कैपिटल से कभी नहीं करते। क्यों नहीं करता? इसका एक रीजन है, क्योंकि एफएनओ एक रिस्की एसेट क्लास है। अब मान लो मेरे को एफएनओ में, अक्टूबर का एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे वो बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करूंगा। एफएनओ में मेरे को अक्टूबर में लॉस था, बट वो लॉस मेरे को इक्विटी से कवर हो गया। अगर मैं इक्विटी में लॉन्ग नहीं होता या शॉर्ट नहीं होता, तो मैं एफएनओ में लॉस में बैठा था अक्टूबर में, तो फिर मैं क्या करता? तो इससे दो चीजें होंगी। जो आप प्लेज करके ट्रेडिंग करते हो ना, आपका एसेट एलोकेशन हो जाएगा कि आप दो जगह हो जाओगे, आपका कैपिटल बट जाएगा
कि अगर आपको इसमें लॉस हुआ तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ अगर लॉस हो, दोनों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको लॉस हो। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। या सर हैजिंग वाला सिस्टम कैसा रहेगा? वो तो सर बताएंगे ना, अभी ऑप्शन अभी बाइंग पूरा करें वेबिनार hedging से। बचा है, आपको बताएंगे हैजिंग क्या है, सब करना कैसे है, वो सब बताएंगे अभी आपको। हाँ वो अभी तो शुरू ही समझाओ हुआ जी, है, हैजिंग सही करेंगे, ऐसे तो लॉस हो रहा है। वो तो ऐसे मैं बता ही रहा फिर हूँ। जी 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 इस वेबिनार का वही टॉपिक ये है, ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग, तो वो तो बताएंगे, उसके बिना कैसे जाने देंगे आपको, जी जी जी। वो तो बताएंगे। ठीक है, अब प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं इक्विटी के। देखो इक्विटी में क्या होता है कि पैसा डालो, पूरा कैश आपको सबमिट करना पड़ता है। कंपेरेटिव टू ऑप्शंस उसमें लेस आरओआई होता है। ठीक है, आपने कम रिटर्न मिलता है उसमें, बेसिकली स्लो ग्रोथ होती है, धीरे धीरे बढ़ता है, वो धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे होता है सब। और ऑप्शंस में जब ट्रेडिंग करते हैं ना, उन्हें होता है कि ज्यादा पैसा बन जाए, या फिर मतलब एक टाइम पे इतना बड़ा पैसा बन जाए। तो ऑप्शंस भी ऐसा नहीं है, अंधाधुंध कुछ भी करोगे उसमें लॉस ही होगा आपको। मान लो आपके पास है ही 1 लाख रुपए, सब लगा दिया आपने, कॉल बाय कर ली कल निफ्टी की, वो नीचे आ गया, खत्म कहानी। तो अंधाधुंध कुछ भी करोगे उसमें होगा ही होगा। ठीक है, अब आपने कोई भी ऑप्शंस बाय किया, ऑप्शन बाय किया, तो वो आपका कुछ भी नहीं है उसमें, उसका मतलब जीरो सम गेम है ऑप्शंस। आज बाय किया, एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो, चाहे बाय करो चाहे सेल, वो जीरो होना है, क्योंकि उसकी, मैंने क्या बताया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक्सपायरी इसलिए ही होती है, वो जैसे हम बयाना देते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं तो बयाना देते हैं ना कि भैया अगर मैंने बयाने इतनी डेट तक ये प्रॉपर्टी नहीं ली तो ये बयाने के पैसे तेरे हो जाएंगे। वैसा ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बयाना दे रहे हैं हम उसको, भैया इतनी तारीख तक, 27 तारीख तक अगर मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया वापस, तो ये जितने पैसे मैंने, जितने का प्रीमियम बाय किया वो तेरा सारा। ये एकदम अपने अपनी वाली भाषा में मैंने बताया आपको। ठीक है, बयाना होता है ऑप्शन में। अब ऑप्शंस में क्या इजी, मतलब लोगों को लगता है कि इजी मनी है, बट ऐसा नहीं है। अगर जिसने डायनेमिक्स नहीं समझे ना पीछे की ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, प्रीमियम मूव कैसे करता है, प्रीमियम के पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, कि ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, वो मूव कैसे करते हैं, कब मूव करते हैं, वॉलिटिलिटी कब मूव करती है, वो नहीं सीखा ना, ऑप्शंस में लॉस ही करेगा। फास्ट मतलब लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी यहाँ पे रिटर्न बनते हैं हमारे, ये सच बात है। अगर आप कंपेयर करोगे आप उससे ना, कंपेयर करोगे अपने इक्विटी वाले चीज से, तो इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे रिटर्न बनते हैं, ज्यादा जल्दी रिटर्न बनते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। रिस्क लेवल क्या है फ्यूचर्स ऑप्शंस में, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया हाई है, क्योंकि जीरो सम गेम है। ठीक है, वो बयाना है, वो अगर आपने जब तक कॉन्ट्रैक्ट उससे नहीं लिया वापस, वो जीरो होना ही होना है। ठीक है, इक्विटी में आपका मॉडरेट है, मतलब कम रिस्क है, क्योंकि आपके पास स्टॉक है ना। अगर आप नहीं भी बेचोगे तो वो स्टॉक तो आपके पास है ही। आपने मान लो टाटा मोटर लिया, अगर आपको कंपनी में बिलीव है तो आप 10 साल तक पड़े रहो चाहे उसमें, पर कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, ये एक अलग चीज है। अब दूसरी चीज, कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्विटी में क्या है, ज्यादा है, पूरा कैश सबमिट करना पड़ता है आपको। F&O में आप मतलब अगर पूरा नहीं भी करना चाहते हो, आप प्लेज के पैसों से कर सकते हो। तो F&O आपको ये एक सही चीज मिल जाती है कि आपको जल्दी, जरूरी नहीं है कि नेकेड कैपिटल डाल के ट्रेड करना। इक्विटी में तो आपको नेकेड कैपिटल डालना पड़ेगा, आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। पर F&O में सबसे अच्छा आपको ये पॉइंट मिल जाता है कि आप प्लेज के पैसों से भी, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है, उससे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट उससे हम ऐसे नहीं कि नेकेड में आप कॉल बाय करके बैठ गए, पुट बाय करके, वो कभी नहीं करना है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, मार्केट को व्यू बना के वो डिप्लॉय करना है हमें, जिसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। एक स्ट्रेटेजी बता के जाऊंगा आपको जो बहुत अच्छी है, जिसमें आप शॉक हो जाओगे सब। हाँ जी हाँ, वो बताओ जी, वो जरूर बताना। वो जरूर बता के जाऊंगा सर, आप टेंशन ना लो। प्लेज के लिए भी हमारे पास इक्विटी होना चाहिए ना। पर क्या चीज आपने बोला कि प्लेज प्लेज करके प्लेज के पैसे से भी कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट भी रहता है। हाँ, प्लेज के लिए भी हमें स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे ना, प्लेज क्या करेंगे हाँ, हम? प्लेज प्लेज तो और किसको प्लेज करोगे तो आप? हाँ, प्लेज के लिए तो वहाँ पे मतलब तो कैपिटल तक देखो, आप मेरे को ये अगर वो दोगे ना कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई भी मतलब सही अगर बात मेरे है। को दे रहा है, क्योंकि ये इसका मार्केट का नाम है कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपका कुछ नहीं है, सही बात है ना। कैपिटल मार्केट है, इसमें काम करने के लिए कैपिटल तो चाहिए। या इसमें क्या यार, कोई भी मार्केट में या कोई भी बिजनेस में घुसने के लिए कैपिटल तो चाहिए ही, सही बात है ना। तो वो तो अननेसेसरी वो है। हेलो सर। हाँ जी सौरभ भाई, कैसे हैं? एक जी सर। सर जिस शेयर्स को हमने प्लेज किया है, ट्रेडिंग भी फिर उसी शेयर्स में कर सकते हैं, किसी और में भी कर सकते हैं? मतलब F&O ट्रेडिंग की नॉर्मल ट्रेडिंग?
FNO किसी में भी कर सकते हो आप, सर, जैसे कुछ भी कर मैंने सकते टाटा के शेयर ले रखे हैं, उन्हें प्लेज कर दिया, हो, कुछ भी मैं कर किसी सकते भी हो। में हाँ, ट्रेडिंग उससे कर आप सकता निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। हूँ। ओके सर। हाँ, प्लेज्ड मनी से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये है कि आप जो प्लेज्ड मनी है, फिर उसमें आपको माइनस में नहीं जाना। मान लो आपने 3 लाख का मार्जिन आपको मिला है प्लेज करके, तो आप ऐसे नहीं कि आप 2.5 लाख या 3.25 लाख की पोजीशन ले रहे हो, फिर आपको माइनस में वो आ जाएगा कैपिटल, तो आपको जमा करना पड़ेगा। तो वो आपको करोगे ना जब आपको पता चल जाएगा वो। वैसे तो आप लॉट साइज भी हर चीज की बढ़ा दिए, तो थोड़ा आपको ज्यादा कैपिटल यस। चाहिए पड़ेगा हर चीज के लिए। अब टाइम फ्रेम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि जी टाइम टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी भी चीज में या फिर किसी भी एसेट क्लास में, आप गोल्ड को देख रहे हो, सिल्वर को देख रहे हो, इक्विटी को देख रहे हो, सब में टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आप उस एसेट क्लास को, गोल्ड को, सिल्वर को किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, कि आपका कितने बड़े टाइम फ्रेम का व्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लगता है कि आने वाले 1 साल में गोल्ड बढ़ेगा, तो ये व्यू मैं आप 5 मिनट का चार्ट देख के नहीं बना सकता, या 6 महीने में बढ़ेगा या 1 महीने में बढ़ेगा। ये व्यू मैं 5 मिनट का चार्ट देख के या 1 मिनट का चार्ट देख के नहीं बना सकता, मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट हमेशा बड़े ट्रेंड को फॉलो करता है। बड़ा ट्रेंड कहाँ पे होता है? बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे कभी बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको। अगर आज कोई ट्रेंड 5 मिनट पे अप है, तो कल डाउन हो जाएगा। जैसे आज सुबह अप था मार्केट, निफ्टी कोई देख रहा होगा अगर, तो सेकंड हाफ में डाउन हो गया। समझ रहे हो आप? तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको छोटा ट्रेंड मिलेगा, कभी भी बड़ा ट्रेंड आप 3 महीने का व्यू 5 मिनट के चार्ट पे नहीं बना सकते। आपको बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी, तभी आप व्यू बना पाओगे कि यार अगले 1 महीने में क्या हो सकता है। अगर आपको यही नहीं पता अगले 1 महीने में क्या हो सकता है, तो आपको ये कैसे पता अगले कल क्या होगा? आपके पास व्यू नहीं है, विजन नहीं है। तो विजन के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब लोग क्यों आते हैं ऑप्शंस में? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, लोग आते हैं देख के, इन्फ्लुएंसर को देख के, भाई देखो कैसे 5,000 से मैंने बना दिए 5 लाख, देखो कैसे ये मैंने ले लिया इससे। ये सब झूठ है। हाँ जी, वो कैपिटल दिखाते हैं, वो दिखाते हैं यूं इतने बन रहे मेरे, 50 लाख बन रहे, करोड़ बन रहे। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको। सबसे जो हेज फंड्स हैं दुनिया के सबसे बड़े, कोई भी किसी का भी नाम ले लो, जॉर्ज सोरस का हेज फंड ले लो, या ये देखो जैसे ये है सीटाडेल है, सीटाडेल सिक्योरिटीज, क्वांटम है। इनका ईयरली रिटर्न 30 से 40% है, 30%, 40%, 50%। और वो एक दिन में 100% निकाल रहे हैं। तो ये साल में बना पा रहे हैं जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल है। ये जब साल का 30 से 40 या 50 से 60% बना पा रहे हैं, तो जिनके पास 5-5 हजार है, वो दिन का 100% कैसे बना रहे हैं? ना उनसे ज्यादा स्किल होगी इनके पास, ना उनके एक्सपीरियंस उससे ज्यादा होगा, तो ये कैसे कर पा रहे हैं? तो वहीं से आपको पता चलता है कि ये शोशा दिखा रहे हैं सिर्फ आपको, उनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, इसको क्यों आपको एफएनओ चूज करना चाहिए। अब मान लो कोई भी टाटा मोटर्स हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, निफ्टी हो गया, तो अगर वो नीचे जा रहा है ना, तो आप इक्विटी में ट्रेड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते इक्विटी में। बट ऐसा आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर सकते हो। अगर कोई चीज आपका लग रहा है कि यार ये व्यू मेरा नीचे है, फॉर एग्जांपल मैंने एशियन पेंट्स में शॉर्ट ट्रेड करी थी। रविंद्र भाई कैसे हो? ठीक है, तो मैंने एशियन पेंट में, क्योंकि उनका जो कंपटीटर है ओपस पेंट जो बिरला ने किया, तो उसकी वजह से वो गिरने लग गया था, हमें चार्ट पे भी दिख रहा था, तो उसकी वजह से हमने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी। तो अगर मेरे को ये इक्विटी में करना होता तो मैं नहीं कर पाता। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें हमारा व्यू कुछ भी है शॉर्ट करने का कि लॉन्ग करने का, तो हम एफएनओ के थ्रू ही कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे हेजिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें, कि अगर हम मार्केट में गलत भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये बना लिया व्यू कि भैया कल ना निफ्टी बढ़ने वाला है, और अगर नहीं बढ़ा मैं तो खत्म। हमारे पास इसमें ऑप्शंस में ये हमें अच्छा चीज मिल जाती है कि हमारे पास इंश्योरेंस है, अगर नहीं बढ़ा तो मैं ना एक लॉन्ग टर्म की पुट बाय कर लूंगा, ताकि मेरे पास एक सिक्योरिटी रहे कि यार अगर नहीं भी बढ़ा तो मैं तो सिक्योर हूँ, मेरा तो कैपिटल नहीं जा रहा मेरे हाथ से। अपने मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना कैपिटल प्रोटेक्शन करना, जो आपके पास है ना, जिस पे आप खेलोगे मार्केट में, जिस पे आप सीखोगे मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करना।
उसको बचा के रखना है। और ये आपको आगे जाके बहुत, ये आपको लगेगा कि यार मैंने सही बताया था ये, एक टाइम पे अगर आपको याद रहेगी ये चीज़ तो। कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू कैन एवर फॉलो। आप यहीं सबसे रहते किराए में? अच्छा, मैं वो बिस्तर जी का मित्र हूँ मैं। कुछ मेरी क्लास चल रही है ना, क्लास सुन रहा हूँ मैं। वो लाए होंगे आपको। पहले मैं इसी मकान में रहता था। सर एक बार ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एसेट क्लास में आपको काम करना है या फिर किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब जैसे कि उस भाई ने बताया था कि टाटा मोटर्स में उसने लॉन्ग टर्म पुट बाय कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ प्रोटेक्टिव पुट, उस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। ये बहुत लोग फॉलो करते हैं, ये दोनों स्ट्रैटेजी मैंने लिखी हुई है ना यहाँ पे, कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट। ये बहुत लोग फॉलो करते हैं अभी भी रेगुलर इनकम के लिए। ये मैं समझाता हूँ क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है, टाटा मोटर का भाई ने एग्जाम्पल लिया था, तो मैं टाटा मोटर का ही समझाता हूँ। आपके पास पड़ा हुआ है 800 रुपए के भाव पे, आपने बाय कर रखी है इक्विटी में उसकी, ठीक है? 50,000 की मान लो बाय कर रखा है आपने। अब आप क्या करोगे कि कवर्ड कॉल में लोग क्या करते हैं कि उसके पास इक्विटी तो पड़ी हुई है, स्टॉक तो पड़ा ही हुआ है, अब वो उसके आउट ऑफ द मनी 10% ऊपर या 15% ऊपर की कॉल बेच देते हैं, जो कि चल रही होती है 5 रुपए 10 रुपए की, जितने की भी चल रही होती है। जितना बड़ा वॉल्टिलिटी होती है, जितनी बड़ी वॉल्टिलिटी हो मार्केट में, उतना बड़ा प्रीमियम चल रहा होता है। तो 5 रुपए की 10 रुपए की उन्होंने कॉल बेच दी। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसमें उसको लॉस कब होगा? अगर उसके पास इक्विटी और उसने कॉल बेच दी आउट ऑफ द मनी की 10-15% ऊपर की, तो लॉस कौन से केस में होगा उसको? कोई भी बता सकता है मुझे? जब वो नीचे जाएगा सर? नीचे जाएगा तो लॉस, उसने इक्विटी बाय कर रखी है। जो स्ट्राइक प्राइस हिट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। मान लो अभी 800 रुपए चल रहा है, उसने 900 रुपए की जो है कॉल शॉर्ट कर रखी है। अगर 800 से 900 के बीच रहेगा तो लॉस होगा ना भाई? कैसे होगा भाई? अगर जब वो 900 के क्योंकि यार ऑप्शन की प्रीमियम तो इतनी बढ़ेगी नहीं। मान के चलते हैं कि 900 रुपए का उसने कॉल शॉर्ट किया, 900 रुपए का उसने कॉल शॉर्ट किया 10 रुपए का। अब पहली बात तो उसका ब्रेक इवन कितना होगा, मैं ये जानना चाहूंगा, कोई भी बताएगा मुझे? ब्रेक इवन मतलब कब उसको लॉस होना शुरू होगा? ये नहीं पढ़ाया जी हमें। नहीं, मैं जो पढ़ाया उनसे पूछ रहा हूँ जो। जी 890 पे 890 पे। नहीं, गलत। आपने कॉल सेल किया है, 910 होगा, उसमें 10 ऐड होगा। 910, हाँ जी 910। हाँ, तो जो कॉल सेल करिए अपोजिट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में जब अपोजिट। हाँ, तो आपने कॉल सेल करिए, इसमें लॉस आपने स्टॉक तो होल्ड कर रखा है, एंड आपका व्यू यही है कि आपको टाटा मोटर पे आप लॉन्ग टर्म में बुलिश हो, एंड आपको रेगुलर इनकम चाहिए हर महीने। तो आप आउट ऑफ द मनी हर महीने कॉल सेल कर रहे हो। टाटा मोटर तो अभी भी आपके पास है, तो अगर टाटा मोटर नीचे जाता भी है तो शेयर तो आपके पास पड़ा ही है, एंड अगर नीचे जाता रहेगा तो जो आपने 5-10 रुपए की कॉल सेल करी है तो आपको हर महीने मिलने हैं। एंड टाटा मोटर तो आपके पास ऐसा कैसे ही पड़ा है, एंड ये अलग से पैसे से नहीं करना, टाटा मोटर को प्लेज कर दो और उससे सेल करते रहो, अलग नहीं पैसा डालना। जो आपने जिससे टाटा मोटर बाय कर रखा है उसको प्लेज करके उससे कॉल सेल कर दो। इसको बोलते हैं हम कवर्ड कॉल बेसिकली। ठीक है, अब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कि कोई भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है उसको एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में नहीं जा सकते कि मैं सिर्फ एफएनओ ही करूंगा, उसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं, या फिर मैं सिर्फ इक्विटी करूंगा। तो बट अलग अलग एसेट क्लास में जानने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, कि जो आपका मार्केट में रिस्क होता है ना, ओवरनाइट रिस्क होता है या फिर मार्केट में न्यूज का रिस्क होता है, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल का मतलब ये है कि आपने मान लो इक्विटी में लॉन्ग हुआ, पूरे लॉन्ग ही हो सकता है इक्विटी में, तो आपने लॉन्ग कर रखा है। अब मान लो इक्विटी मार्केट गिरना शुरू हो गया, जैसे कि अब गिर रहा था, तो आपको इक्विटी में लॉस होगा जो भी आपने लॉन्ग कर रखा है। बट जनरली क्या होता है कि जब इक्विटी मार्केट नीचे गिरता है तो कमोडिटी मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कि अपना गोल्ड सिल्वर, ठीक है, ये ऊपर जाता है। तो अगर आपने इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अगर आपको इक्विटी में लॉस हो रहा है तो वहां से आपको रिकवर होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये बड़ा बेनिफिट अलग अलग एसेट क्लास में, ठीक है। अब मैं जो, ये तो हो गया, पीपीटी सब खत्म है।
बट अब मैं जो आपको बताने जाऊंगा ना कि स्ट्रेटजीज पे हम कैसे काम करेंगे and कैसे एक व्यू बना के मार्केट में फ्रेमवर्क बना के काम करेंगे, अब मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल कोई मेरे को बता सकता है किसी का व्यू है निफ्टी में कि अगले महीने क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं हम अगले महीने, जनवरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। निफ्टी मैंने खोला हुआ है, कोई बता सकता है किसी का व्यू हो, किसी ने बनाया कुछ व्यू, फिर मैं अपना व्यू बताऊंगा, फिर क्या कर रहा हूँ मैं वो भी बताऊंगा। जनवरी में तो शायद बुलिश रहेगी मार्केट। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि जनवरी का यूजुअली रहता है कि मतलब जनवरी में यूजुअली मार्केट बुलिश ही रहा है आज तक। अच्छा, जनवरी में बुलिश रहता है, ठीक है। मतलब 300 से रिवर्सल आ सकता है। हाँ सर उसका कारण एक ये भी हो सकता है ना कि फॉरनर जैसे अभी न्यू ईयर के बाद आएंगे तो वो अभी जैसे सेलिंग कर चुके, अब जनवरी में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे तो वो आपके नॉइज बहुत आ रहा है, नॉइज बहुत आ रहा है आपको। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एक बोलेगा कोई। सपोर्ट है सर मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे अभी एफआईआई ने सेलिंग की है अपनी सारे मतलब मोस्टली, तो अभी न्यू ईयर के बाद जैसे वो अभी लीव पे गए हुए हैं तो उसके बाद दोबारा से शायद बाइंग ज्यादा हो तो फिर उस हिसाब से निफ्टी ऊपर जाएगा। अब ये सारी चीजें है ना, ये अपने अजम्पशन है कि ये हो सकता है। मैं इसका मेरा जो सजेशन है कि नेक्स्ट क्वार्टर की जो क्लोजिंग वो है ये मार्च पहले क्लोजिंग करनी है, तो उसके चलते ऊपर जाने के चांसेस हैं। अच्छा फिर सर एक रीजन ये भी है कि बजट भी आएगा नेक्स्ट, उसमें बजट से भी एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ये सब के व्यू होगा कि कोई कह रहा है मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि बजट आएगा, क्योंकि क्वार्टरली उनको क्लोज करना है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, हमें नहीं पता। अब हमें क्या पता है, हम उस पर बात करते हैं। अच्छी डिमांड है। ये सारी चीजें जो अपन बात करें ना इस पे, ये सब अजम्पशंस हैं कि ये हो सकता है, क्या पता वो अब एफआईआई बाइंग करेगा, क्या पता वो बजट में कुछ अच्छा सुनाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये सब चीजें अजम्पशंस हैं, ये हम ये सोच रहे हैं, ये होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता। हाँ भाई सौरभ भाई बताओ। सर एक अच्छा डिमांड जोन है। कौन सा वाला? ये वाला डिमांड जोन अच्छा है? 300। हाँ जी। अच्छा, ये डिमांड जोन अच्छा है। हाँ, तो ऐसे तो फिर ये जो क्या कहते हैं सप्लाई जोन, ये भी अच्छा है फिर 24,800। ये तो जो 0.5 बाइंग आ सकती है ना। अगर आप देखोगे 0.5 का यहाँ पे तो वो भी है, देखो फिबोनाची का 0.5 जो गोल्डन जोन होता है वहां से रिजेक्शन भी लिया है। तो वो तो अजम्पशंस है हमारे, हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगा, हमें क्या पता है हम उस पर डिस्कस करते हैं। अब मेरे को क्या क्या पता है मैं उसके ऊपर बात करते हैं, या हमें क्या क्या पता है हम उसके ऊपर बात करते हैं जो हमें दिख रहा है इस पे। अब हम अजम्पशंस नहीं करेंगे कि ये हो सकता है एफआईआई बाइंग कर सकता है, या फिर रिजल्ट अच्छा आ सकता है कि अच्छी कंपनीज का जो जनवरी में आने वाला है, या फिर बजट अच्छा अनाउंस होगा, हमें नहीं पता, ये अजम्पशंस है। हमें पता क्या है हम उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे ये पता है कि मार्केट ने पहला ये जो स्विंग लो बनाया था, अभी करंटली जो मार्केट बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट किया था काफी टाइम बाद, ये बड़ा रिट्रेसमेंट जो किया था उसके बाद एक ये स्विंग लो बनाया मार्केट ने, अभी तक ये स्विंग लो पे वापस नहीं आया मार्केट। तो मुझे पता ही ये स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके नीचे गया ना मार्केट, इसके नीचे गया तो मार्केट फिर इसको ब्रीच करके यहाँ पे भी आएगा, इन लेवल्स के पास भी आएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं सपोर्ट दिख रहा है आपको इसके अलावा? ये अगर सपोर्ट टूटेगा तो इसके अलावा कोई दूसरा सपोर्ट है ही नहीं उसके पास, तो फिर वो 21,800 भी आएगा। बट मेरे को ये पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, 23,300 23,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एंड ऊपर की साइड में क्या इंपॉर्टेंट है? 24,000 या 25,000 का लेवल, या फिर ये जो ऑल टाइम हाई है ये इंपॉर्टेंट है 26,000 का लेवल या 26,400 का लेवल। मुझे ये दिख रहा है चार्ट के ऊपर। अब एक तरीका होता है जिससे हम निफ्टी की रेंज निकाल सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा। हम इंडिया विक्स जो वोल्टिलिटी इंडेक्स होता है, तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि अभी 13.2 चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी एक साल में 13% ऊपर 13% नीचे जा सकता है। जितना छोटा ये नंबर होगा उतनी वोल्टिलिटी कम होगी, जितना बड़ा ये नंबर होगा उतनी मार्केट में वोल्टिलिटी ज्यादा होगी। ये हमें वोल्टिलिटी दर्शाता है। कैसे पता वोल्टिलिटी दर्शाता है भाई? कैसे मान लें हम? ऐसे थोड़ी मान लेंगे। एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। कोरोना के टाइम पे आपको पता है वोल्टिलिटी बढ़ी थी कि घटी थी, कैसे पता लगेगा? वो हमें बताएगा इंडिया विक्स।
जनरली इसकी जो रेंज होती है ना इंडिया विक्स की, वो 10 से लेके 15 के बीच तक ही रहती है। 15 18 10 15 18 10 15 इसमें रहती है, ज्यादातर ऊपर नहीं जाती है। पर आप यहाँ पे देखो 17 फरवरी से 21 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, एंड यहाँ पे वोल्टिलिटी देखो जो 24 फरवरी से ही कितनी बढ़नी शुरू हो गई थी, और यहाँ पे देखो क्या स्पाइक मारा था इसने। 87 का प्रीमियम वो चला गया था, इंडिया विक्स चला गया था। इसका मतलब क्या होता है, 86% एक साल में निफ्टी बढ़ सकता है और गिर सकता है। 86%। ये हमें वोल्टिलिटी दर्शा रही थी कोरोना के टाइम पे। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी वोल्टिलिटी ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाती। जब भी वोलेटिलिटी अपने 20 का 25 का 30 का मार्क तोड़ती है ना, उसका ट्रेंड होता है कि वो नीचे आएगी। अब अगर कोई ऐसा मतलब कोई आपदा नहीं आ रही, कोरोना जैसा कुछ नहीं हो रहा, तो हमेशा वो नीचे आती है। उस सिनेरियो को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी क्रश। हाँ जी सूरज भाई, कुछ बोलना चाहते हो भाई? आपने रेज हैंड किया है अभी। ठीक है, तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं जब वोलेटिलिटी अपने हाई से नीचे आती है, उस सिनेरियो को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी क्रश। ठीक है, अब उस टाइम पे गई थी, वापस नीचे आ गई। अब जब भी ऊपर जाती है ना, तब नीचे आती है। देखो यहाँ पे ऊपर गई, नीचे आ गई, यहाँ पे ऊपर गई, नीचे आ गई। जब भी ऊपर जाएगी वोलेटिलिटी हमेशा नीचे आएगी। ये बेसिक है। वोलेटिलिटी हमेशा देखो एक ही रेंज में है, 20 से कभी भी ऊपर नहीं जाती। जब भी जाती है वो नीचे आ जाती है, उसी रेंज में वापस आ जाती है। अब इस चीज से है ना हम निफ्टी की रेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आपको निफ्टी की रेंज निकालने की, निफ्टी एक हफ्ते में कितना जा सकता है ऊपर, एक दिन में कितना ऊपर जा सकता है, एक महीने में कितना जा सकता है, एक साल में कितना जा सकता है। एक साल में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितना विक्स चल रहा होता है उतना एक साल में वोलेटिलिटी होती है निफ्टी में। 13%, 13.2% मार्केट एक साल में ऊपर जा सकता है। तो यही अगर हमें एक महीने का निकालना हो कि एक महीने में निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, तो हमें सिंपली सा एक फॉर्मूला है, विक्स डिवाइडेड बाय, आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपली आपको एक महीने का अगर आपको चाहिए कि एक महीने में कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है, मतलब एक महीने में कितना बढ़ या गिर सकता है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइड कर दो बस। अब करके बताओ अभी कितना चल रहा है? 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। ये करो, सब करो और मेरे को आंसर लिखो इसका। 12 भाग 13 1.1 के लगभग आएगा। 13.2 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। 3.8 3.75 एग्जैक्टली 3.8 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक महीने में मार्केट 3.8% ऊपर जा सकता है, 3.8%। भाई आवाज एको हो रही है मेरी? हाँ, कोई और चालू है क्या सेशन? अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब सही है, सही है। तो एक महीने में 3.5 3.8% मार्केट ऊपर जा सकता है, एंड 3.5 3.8% नीचे जा सकता है। ये सबको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला लिख लो आप, एक काम करो सर एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ दोबारा बताता हूँ मैं आपको। जी कैसे लिखना है सर बताना। मैं बताता हूँ आपको। जितने भी टाइम का आपको निकालना है ना, कि कितने टाइम में मार्केट, एक हफ्ते में कितना ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, एक महीने में कितना ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, एक साल में कितना जा सकता है। तो सिंपली आपको विक्स को किससे डिवाइड करना है? एक महीने का अगर निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 12 करना है। 12 क्यों करना है? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर एक हफ्ते का निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 52 करना है। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। इस हिसाब से आपको जितने टाइम का चाहिए उतने का स्क्वायर रूट निकाल के उसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो हमने एक महीने। सर हाँ जी भाई। जो इंडिया विक्स का जो ग्राफ बन रहा है, सपोज इसमें जो हमें ये नंबर दिखा था, ये एवरेज ऑफ वोलेटिलिटी रेट हो गया ना, मतलब कि मार्केट कितना अपसाइड जाएगा। हाँ, तो जो ये नंबर निकल के आता है, ये क्या टोटल मार्केट में जितने जितनी मतलब किसके बिहाफ पे बनता है ये, जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है? हाँ, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ये तो यहाँ का अपना हो गया, इंडिया का, इंडिया विक्स है ना, तो इंडिया के नाम पे। वैसे यूएस का भी है। अगर मैं आपको ग्लोबल दिखाऊं ना यहाँ पे, तो देखो ये विक्स यूएस का विक्स है, तो ये भी देखो उसी रेट में चल रहा है। हर कंट्री का होता है, तो ये यूएस का विक्स बताता है आपको।
कि यूएस मार्केट कितना वोल्टाइल होगा कितना नहीं होगा। तो अभी देखो जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो देखो क्या इसने मारा था, 65 पे पहुंच गई थी इसकी ये। और वैसे देखो क्रश भी कर गई उतनी जल्दी। मैंने क्या बताया, ऊपर के लेवल पे कभी भी वोल्टिलिटी टिकती नहीं है, नीचे आ गई ना। जब भी वोल्टिलिटी ऊपर जाए आपको शॉर्ट करना होता है। बताऊंगा वो सब, समझाऊंगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इस वेबिनार में नहीं बता रहा हूँ। बट ये मान के चलो कि जब भी वोल्टिलिटी बढ़ती है ना तो वो गिरेगी ही गिरेगी, कभी भी ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं करती। यहाँ देखो ऊपर गई हेलो नीचे आ गई, जी, नमस्कार जी वकील साहब। ऊपर गई नीचे आ गई, जी ऊपर बढ़िया गई जी बढ़िया, आप सुनाओ। ऐसे चलती रहेगी वोल्टिलिटी। तो सुबह को आ जाइयो। तो ये हमें मार्केट की वोल्टिलिटी बताता है, पर्टिकुलर को सुबह आ शेयर जाइए की सुबह। उसकी नहीं बताता। हमारा मार्केट कौन निफ्टी डिनोट करता है, SR CBC निफ्टी वगैरह की कुछ वोल्टिलिटी करवाइए बताएगा इस हमारा टाइप से। विक्स, जो इंडिया विक्स होता है। जी जी, समझ गए? आज ही 9 बजे के लगभग। कुछ और पूछना है आपका? किसी को कुछ और पूछना है? अब हम क्या बना रहे थे, यहाँ पे व्यू बना रहे थे हमारा। तो मैंने आपको यहाँ कुछ एरो दिख रहे होंगे आपको ना। अब सबसे पहले अब अगला मैंने कौन सा, जनवरी है। तो अब मेरे को व्यू बनाना है। ये वो चीज है जो मतलब मैं अप्लाई करके बैठा हूँ अभी मार्केट में। जैसे अभी जो रविंद्र भाई है वो मेरे साथ ही अभी ट्रेड उन्होंने भी लिया हुआ है, सेम हेलो, ट्रेड। अब तो बढ़ा दी, बारिश हो रही थी। सचिन जी म्यूट कर लो ना। हाँ म्यूट कर लो यार, जो बोल रविंद्र भाई है कि चले गए यार वो छोड़ के? भाई यही है यार। चले गए? अरे यही है यार। अच्छा है ना भाई है। हाँ तो जो हमने जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रखी है उसका भी लॉजिक ये समझ जाएंगे। अभी उनको मैंने बताया नहीं था लॉजिक। नहीं वो लॉजिक में समझ गया था। आपने जब डिप्लॉय किया था, आपने जो रेंज बनाई थी, आई गॉट दैट। देख रहा था मैं, ठीक है। अब जैसे हमने जो पिछले महीने डिप्लॉय किया था, है ना, तो उसमें आपको कितनी बार स्क्रीन पे आके बार-बार देखना पड़ा कि हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है? एक बार देखना पड़ा। कितनी बार एडजस्टमेंट करना पड़ा? सिंगल टाइम एडजस्टमेंट किया था अपन ने। एक बार एडजस्टमेंट किया था। बाकी आपको कोई टेंशन हुई, कुछ हुआ कि भाई क्या करें, और ऊपर चला गया नीचे मार्केट ने बहुत बड़े-बड़े मूव भी दिए, आपने ये देखा होगा अगर तो। अपन दोनों साइड से हेज थे यार, अपन को दिक्कत कहाँ थी? एग्जैक्टली वही पॉइंट है मेरा कि हम दोनों साइड से सेफ है। मार्केट चाहे भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना भाई। मेरी पोजीशन जब तक सेफ है, जो मैंने बेचे हैं वो सेफ है, मुझे कुछ नहीं देखना। वही मेरा पॉइंट है। जैसे हम अभी व्यू बना रहे थे ना, कोई कह रहा था ऊपर जाएगा, कोई कह रहा था नीचे जाएगा। मेरे को चाहिए ही नहीं है व्यू, कहीं पे भी जाए। मेरी स्ट्रेटेजी मुझे क्या बता रही है कि अगर मार्केट कहीं भी गया तो तू क्या करेगा, मतलब मैं कहाँ फंसूंगा, मेरे को वो जानना है। मैं 5% नीचे फंसूंगा कि मैं 10% नीचे फंसूंगा, मुझे ये जानना है कि मुझे तब क्या करना है। चाहे बजट कैसा भी सुना दे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पर अगर बजट सुना दे और 5% गिर गया तो मुझे क्या करना है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मार्केट कुछ भी करे, चाहे 10% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर मेरे को क्या करना है उस सिचुएशन में, वो मेरे को पता होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। अब जैसे हमने जब स्ट्रेटेजी बनाई पिछले महीने, तो स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ही मैंने उनको बता दिया कि हम 15 से 20 तारीख तक इसको होल्ड करेंगे, इतना हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे एंड हम इसको उस टाइम निकाल देंगे, हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये मेरा प्लान था। ऐसे ही नहीं हमने मुंह उठाया क्या करें आज, कुछ नहीं करने के लिए, चलो ये कर देते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हम। एक प्लान बनाया हमने कि यार ये करेंगे, इतने तारीख तक होल्ड करेंगे एंड इतना पैसा लेंगे और निकल जाएंगे। सिंपल ये हमने पॉइंट बनाया था। अब जनवरी का मैंने कैसे व्यू बनाया, क्या प्लान किया, उसकी मैं बात करता हूँ। अब आप हर जनवरी में देखोगे कि देखो 8 जनवरी को ही वोल्टिलिटी इंक्रीज हो, यहाँ पे देखो। अब पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होगी। जनवरी में हमेशा वोल्टिलिटी इंक्रीज होती है। किसी को रीजन पता है इसका? हर साल जनवरी में वोल्टिलिटी इंक्रीज होती है, कोई भी रीजन बता सकता है इसका? न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अरे भाई क्या कुछ ये इसलिए होती है क्योंकि FIS नहीं आते नहीं, क्योंकि फरवरी में बजट होता है एंड जब भी कोई इवेंट होता है ना, लोगों को ये लगता है कि इवेंट के बाद वोल्टिलिटी इंक्रीज होती है, बट ऐसा नहीं है। इवेंट से कोई भी, चाहे इलेक्शन का इवेंट हो, चाहे बजट हो, कुछ भी हो, चाहे आरबीआई की पॉलिसी हो, हमेशा इवेंट से पहले वोल्टिलिटी इंक्रीज होती है। इवेंट के बाद तो वो गिरती है, जिस सिनेरियो को हम बोलते हैं वोल्टिलिटी क्रैश, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था अभी। तो हमें अगर वो तो नहीं समझाऊंगा अभी, चलो मैं। तो अब देखो जनवरी में 8 जनवरी को यहाँ से बढ़ना शुरू हुई, तो 8 जनवरी का लो क्या बनाया था वोल्टिलिटी का, 12 का, ऊपर दिख रहा होगा आपको 12.6 का। एंड यहाँ पे आप देखोगे अगर 23 जनवरी का हाई कितना है, 15। 29 जनवरी का हाई कितना है, 15। तो लगभग 3 से 4% की वोल्टिलिटी इंक्रीज हुई है यहाँ से जनवरी में।
ये पिछले जनवरी की बात है, मतलब इस साल तो आया भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 जनवरी को क्या लो बनाया था इसने 14.5 का, यानी यहाँ पे देखो 25 जनवरी को या 30 जनवरी को कितना पहुंच गया 19.3, मतलब 5% 6% के आसपास फिर इस जनवरी में बढ़ी वॉल्टिलिटी। अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 3 जनवरी को क्या लो बना हुआ है 15.4 का वॉल्टिलिटी का लो। अब हाई कितना मारा इसने 24 जनवरी को, देखो आप कितना हाई मारा, 23 का हाई मारा, 7-8% वॉल्टिलिटी इंक्रीज हुई है। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई जनवरी में वॉल्टिलिटी इंक्रीज होती है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें, तो अब करें क्या, वो ये तो हमें ये हमारा व्यू बन गया अब कि हमें ये पता है कि वॉल्टिलिटी इंक्रीज होती है जनवरी में, पर इस व्यू को एग्जीक्यूट और प्लानिंग कैसे करते हैं इसकी अब हम वो समझेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि यार वॉल्टिलिटी इंक्रीज होती है और बजट के बाद वॉल्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है मेरे को बजट से पहले निकलना पड़ेगा। अब कैसे व्यू बनाऊंगा और कैसे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अब मेरे को पता है वॉल्टिलिटी बढ़ेगी, मुझे ये नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे ये पता है वॉल्टिलिटी बढ़ेगी। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई है, ये देखो 30 जनवरी का मैंने 25,000 का कॉल शॉर्ट किया है, 3 क्वांटिटी इसलिए क्योंकि अभी वो 25 दिखा रहा था, मतलब अब लॉट साइज चेंज हुआ है ना, तो मार्च में तो 75 ले रहा है और जनवरी में 25 ले रहा है, तो इसलिए मैंने वहां पे जनवरी में सेम क्वांटिटी रखनी है, मतलब आपको अलग अलग नहीं करना है। तो 25,000 का मैंने कॉल शॉर्ट किया हुआ 57 रुपए का। 30 जनवरी का मैंने 22,500 का पुट शॉर्ट किया हुआ है 41 रुपए का। एंड मार्च का मैंने 23,000 का पुट बाय किया हुआ है एंड 27 का भी मैंने 25,000 का पुट बाय किया हुआ है। अब जो भी लोग इस चार्ट को देख रहे हैं ना, उनको ये समझ आ रहा हो कि यार ये क्या बकवास स्ट्रेटजी है कि बीच जी में हाँ, ये यही समझना है जी। एंजल वन में भी आती है ये स्ट्रेटजी, स्प्रेड बनाते हैं इसमें स्प्रेड। हाँ, इस पर वही बना रहे हैं, यही वाला समझना है जी, यही वाला समझना है। इस स्प्रेड को हम कहते हैं डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। नाम पे मत जाओ, नाम में कुछ नहीं, हमें पेपर नहीं देने, ठीक है, मैंने दिए हैं इसलिए मेरे को पता है, बट आप नाम पे मत जाओ। अब हमें इस स्ट्रेटजी में कोई भी बच्चा भी देखेगा तो दिखाएगा यार बीच में तो मुझे भैया 9,000 रुपए का लॉस है एक्सपायरी पे, 30 जनवरी को एक्सपायरी है तो मेरे को बीच में तो 9,000 रुपए का लॉस है, ये कैसी स्ट्रेटजी हुई, और साइड में मुझे 14,000 का प्रॉफिट है, पर इतने में जाएगा नहीं तो बीच में तो मुझे लॉस लेना पड़ेगा। कोई किसी को इसका सोल्यूशन पता है, कोई बता सकता है तो मजा आ जाएगा यार। ना जी, इसके बारे में नहीं पता हमें। इसका तो सिंपल यही सीन है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट से एक साइड अगर बड़ा मूव देता है तो प्रॉफिट होगा, इधर तो नहीं होगा। ये भी एक तरह से ये, पर एक तरफ से गलत है। अब इसमें हमारी नीचे की रेंज देखो कितनी है, नीचे की रेंज हमारी 21,900, मतलब लगभग 7.5-8% की नीचे की रेंज है। ऊपर की रेंज हमारी 25,700, मतलब 8% की ऊपर की रेंज है। अगर मार्केट 8% ऊपर चला गया तो भी हमें कुछ लॉस नहीं होगा, अगर मार्केट 7% नीचे या 8% नीचे चला गया तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा, बट बीच में लॉस दिखा रहा है हमें। तो ये लॉस, अब मैंने क्या बताया कि हमारा व्यू है कि जनवरी में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं वॉलेटिलिटी बढ़ाऊंगा, मैंने क्या बोला 3 से 4%, 5% वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो अगर मैं इस 5% यहाँ से बढ़ा दूंगा, ये देखो, अब बताओ अब कहाँ लॉस है मुझे। अब अगर मार्केट 10% नीचे भी गया, मुझे कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मार्केट 11% ऊपर भी गया, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, और बीच में जहां मुझे 9,000 का लॉस था वहां 13,000 का प्रॉफिट है अब। हाँ, आधे लोगों को समझ नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सर इसमें रेडीमेड स्ट्रेटजी होती है ये, इसमें हमें क्या करना होगा? ये रेडीमेड नहीं मिल सकती, ये आपको मतलब बनानी पड़ेगी, ये रेडीमेड नहीं हो सकती, खुद से बनानी पड़ेगी। ये तो मतलब रेडीमेड तो आपको ऐसे मिलेगी ना कि आपने बुल को, जैसे ये है, अगर आप स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाओगे, हाँ जी 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 जी, तो आप मान लो ये जैसे ये सारी स्ट्रेटजी जो आ रही है ना, ये वाली हाँ, बाय कॉल सेल पुट, वो तो नॉर्मल आती है। बुल पुट स्प्रेड, ये तो भाई फिर ये ऐप कौन सा है, सेंसिबल है क्या ये? सेंसिबल है भाई ये है ना। ओके भाई, बट ये तो बेसिक, बहुत बेसिक है, जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बुल, पर वो स्ट्रेटजी के लिए मतलब आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, वो सोचना पड़ता है उसके लिए फिर, जैसे कि व्यू बुल क्या है। कॉल स्प्रेड बनाए हम, बुल बुल स्प्रेड का बेसिकली मतलब क्या होता है, बुल का मतलब मार्केट में बुल क्या होता है, ऊपर कॉल बाय कर ली, एग्जैक्टली। तो बुल कॉल का स्प्रेड का मतलब ये होता है कि हम एक बुल में कॉल बाय करेंगे और एक कॉल सेल करेंगे, कॉल की साइड में बनता है हमेशा बुल कॉल स्प्रेड। तो अगर मेरे को इसमें जनवरी में बनाना है, मान लो ये बनाना है बुल कॉल स्प्रेड,
तो मैं क्या करूंगा, बुल स्प्रेड में एक बाय कर लूंगा और उसके अगेंस्ट में सेल कर दूंगा। जी ये बन गया मेरा बुल स्प्रेड। बेटर रहता है वह, कैसा रिजल्ट रहता है उसका? सर 58% है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी। कितनी परसेंट है? 58 दिखा रहा है आपके सिस्टम में। हाँ, मतलब 58% है इसकी प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं सिर्फ इसको सेल ना करूं, यहाँ पे सिर्फ इसको बाय करूं, तो 43% के आसपास। 43 जी। एक सेकंड, एक बुल भी है। तो अगर देखो ये बुल कॉल स्प्रेड है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें है कि अगर मार्केट कल से ही नीचे आना शुरू हो गया ना, अगर 5 पॉइंट पे नीचे आया तो भी आपको लॉस है। और जो मैंने स्ट्रेटेजी दिखाया, मार्केट 10% भी नीचे है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस स्ट्रेटेजी के करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर 10 साल की तपस्या है जो आपको पहाड़ पे जाके मतलब करना क्या पड़ेगा, सीधा डिप्लॉय करो। करना क्या पड़ेगा, पर उसके लिए आपको पहले सीखना जरूरी है। आप ऐसे ही कुछ भी सीखना ही है। ये नेगेटिव ऑप्शन ले रहे, इसमें तो किस दिन लॉस हो जाता है, किस दिन प्रॉफिट हो जाता है। होगा ही सर। पिछले 6 दिन से प्रॉफिट था, आज लॉस हो गया। सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर इस वेबिनार से कुछ लेके जा रहे हो तो ये लेके जाओ सर, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सीखना जी, बस मैं तो दिमाग खराब होगा आज मेरा तो। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो स्ट्रेटजी का बात करी थी, ड्राफ्ट में मैंने डाली हुई है। हाँ जी, ये बताओ। ऐसी सिर्फ यही नहीं है। मान लो मेरे को लग रहा है कि फरवरी में वोल्टिलिटी नीचे जाएगी, तो फिर मैं ये नहीं बनाऊंगा, फिर मेरा चेंज हो जाएगा। करूंगा यही चीज सेम, पर मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दूंगा, प्रीमियम चेंज कर दूंगा, करूंगा यही सेम चीजें, पर ट्वीक करता रहता हूँ मेरे व्यू के हिसाब से। समझ रहे? और इसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे महीने में आपको। हाँ जी राजेश भाई बताओ। सर ये दोबारा बताना जो आपने पहले बताई। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया कि 22,500 की पुट सेल कर रखी है जनवरी में, 25,000 की कॉल सेल कर रखी है जनवरी में, सेम। ठीक है। जो बिगिनर है उनको ये चीज समझ नहीं आएगी, मुझे ये भी पता है। ये वीकली एक्सपायरी की रखी ना सर, वीकली एक्सपायरी वाली। वीकली नहीं है सर, वीकली में मैं काम नहीं करता। वीकली में सर सट्टेबाज काम। वीकली बंद होने वाली है ना अब। निफ्टी की भी बंद होगी? नहीं, निफ्टी की है, पर मैं काम नहीं करता वीकली में। अच्छा, आप जो उसमें मार्जिन तो कम लगेगा ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, मार्जिन क्यों कम लगेगा वीकली वाली में? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होगा? नहीं उसमें 100 रुपए का प्रीमियम बेच रहे हो तो आप जितना 100 रुपए का प्रीमियम तो बिकेगा ही, चाहे मंथली में बेचो चाहे वीकली में। सचिन भैया पहले एक बार सुन लो सर की बात, फिर देख लेंगे। ठीक है नितिन जी, ठीक है। जी सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 22,000 का 22,500 का पुट सेल किया हुआ है एंड 25,000 का कॉल सेल किया हुआ है 30 जनवरी में। ये नॉर्मल है। अगर मैं सिर्फ ये ना करूं, ये दोनों ना करूं, तो इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये जो हमने सिर्फ सेल किया हुआ है ना, मंथली का सिर्फ सेल किया हुआ है, तो इसमें हमें कितना मिलेगा? 7,000 रुपए मिलेगा। और डाउन साइड में रिस्क ही रिस्क है। मान लो अगर मार्केट कल 6% गैप डाउन खुल गया या फिर मार्केट 4% भी गया, तो फिर अच्छा लॉस है मुझे। ठीक है, अब सर म्यूट करा दो प्लीज, बहुत शोर हो रहा है। कौन बोल रहा है यार बीच में? फिर वही है ना, प्लीज म्यूट करा दो सारे, सब म्यूट हो जाओ यार एक बार। पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर आप लोग बोल लेना। फिर लास्ट में जो भी डाउट होगा ना मैं पूछ लूंगा आप लोगों से, पहले मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि हमने जो शॉर्ट किया है ना सिर्फ, अब हमने डेल्टा मतलब सेम डेल्टा का शॉर्ट किया हुआ है। काफी लोगों को समझ नहीं आएगा, पर मैं फिर भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ। वेगा जो हमने वॉलिडिटी का भी डिस्कशन किया ना कि वॉलिडिटी हम खेल रहे हैं, तो अगर सिर्फ मैं ये शॉर्ट करता जनवरी का, तो हम वॉलिडिटी में खेलते नहीं। हम फिर अगर वॉलिडिटी बढ़ती तो हमें लॉस होता है यहाँ पे, क्योंकि हम वेगा माइनस में बैठे हैं। ये वेगा अभी जो सीख रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगा, बट मैं बता रहा हूँ, जो समझ लो बस ये एक बार कि वेगा नेगेटिव में बैठे हैं, तो हमें अगर वॉलिडिटी ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। बट यही मैंने अगर बाय कर लिया ना यहाँ पे, देखो अब देखो हमारा वेगा पॉजिटिव हो गया, तो जो हमें बचाएगा ना इस स्ट्रेटजी में, तो वो ये बाइंग वाले बचाएंगे जो मार्च में हमने बाइंग किया है, अगर वॉलिडिटी बढ़ी तो। अब सेम चीज है ना यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ में, देखो अभी हमें इस स्ट्रेटजी में लॉस है। अगर आज इसकी एक्सपायरी होती है तो हमें बीच में लॉस देना पड़ता, पर हमारा व्यू है कि वॉलिडिटी बढ़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा कि भाई हर जनवरी में वॉलिडिटी बढ़ती है, तो अभी जनवरी शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी जनवरी शुरू भी नहीं हुआ है, एंड मैं यहाँ पे अगर 2% भी वॉलिडिटी बढ़ाता हूँ ना, मेरा बीच का 9,000 का लॉस खत्म हो जाएगा सारा।
यहाँ पे देखो बीच का 9,000 का पूरा लॉस खत्म हो जाएगा। 3% बढ़ गई तो देखो प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा बीच में मैं, एंड साइड में तो मेरा है ही। और आप ये भी ध्यान दो कि जितनी वॉलिडिटी बढ़ती जाएगी मेरी रेंज भी बड़ी होती रहेगी। पहले 7.7% की थी, अब 9% की रेंज हो गई है नीचे मेरी, एंड ऊपर 8% की थी, अब 10.4% की रेंज हो गई है मेरी। एंड जितनी ये बढ़ती रहेगी, देखो मैं यहाँ से बढ़ाऊं वो रेंज बढ़ गई, अब 11 की हो गई और नीचे 9.5% की हो गई। तो वॉलिडिटी जितनी भी बढ़े मेरी रेंज भी बढ़ रही है उस हिसाब से। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसको क्या समझ नहीं आया वो पूछ सकता है। देखो शुरुआत में ऐसे फर्स्ट टाइम में ये स्ट्रेटजी ऐसे समझने वाली नहीं है, बट मैं आपको व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीजों पे लोग बात ही नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी चीजें काम करती है। लोगों को क्या पता है, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, बस हो गया खत्म खेल। सर इसमें मार्जिन कितना लगेगा? ये देखो सर, आपको मैं दिखा देता हूँ कितना लगेगा, नहीं बना के दिखाता हूँ मैं आपको। 1,12,000। नहीं, वो 1,12,000, इसमें आपका 60-70 हज़ार रुपये लगेगा लगभग। अभी आपने अभी 75 का हो गया लॉट, हाँ अब ज्यादा लगेगा। रवि भाई आपका कितना लगा है एक लॉट पे? क्या भाई? आपने जो अभी डिप्लॉय कर रखा है उसका कितना मार्जिन डिप्लॉयड है आपका? 180। यार पता नहीं भाई, देख मतलब होगा, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली। हाँ मतलब 1 के करीब होगा यार, क्योंकि 1 से मैं करता नहीं हूँ। वो जितना कैपिटल है उस दिन अपने डिप्लॉय की थी, डिप्लॉय कर दी, उसके बाद पड़ा है, दिमाग लगाया नहीं उस पे जो है। ठीक है, हाँ तो हमने जो पहले किया था उसमें हमारा 3.5 लगा था लगभग, पर इस बार कम लगा होगा ना। उस बार हाँ इस बार कम लगा था, इस बार कम लगा, लगा यस होगा ना, ऑब्वियसली हाँ। यस। वो तो आप जब 100 दो चीजें साथ लगाते हो तो मार्जिन वैसे ही कम हो जाता है अपने आप ही। वो एग्जैक्टली वही तो ना, बाय भी कर रहे हैं ना साइमल्टेनियसली, तो हमारा रिस्क तो यस वैसे यस ही कवर्ड है ऑब्वियसली। सारा। तो हमारा 1.25 के आसपास लगेगा, 1.25 लगेगा, क्योंकि अब लॉट साइड बढ़ा दे, 75 का हो गया तो ज्यादा लगेगा हमारा थोड़ा सा। किसी को कुछ पूछना है? हाँ भाई सूरज भाई पूछो। सर स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करेंगे इसमें? जैसे कि आपने 22,500 और 25,000 का ले रखा है इसमें बेसिक लॉजिक होता है आउट ऑफ द मनी जाना। आउट ऑफ द मनी क्यों जाना? आपको आउट ऑफ द मनी तभी जाना जब वॉलिडिटी बढ़ने वाली हो अगले महीने। अगर वॉलिडिटी गिरने वाली हो तो फिर आप इन द मनी जाओगे। जैसे हमने जो रवि भाई ने किया था पिछले महीने इन द मनी किया था, इस महीने आउट ऑफ द मनी किया है, क्योंकि वॉलिडिटी चेंज हो रही है। फिर स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगेगा इसमें? सर स्टॉप लॉस आप मेरे को चीज बताओ ना, जब मेरी 10% नीचे गिरे, हमने आपके सामने एग्जांपल है। अच्छा, स्टॉप लॉस जब हिट होने वाला था हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जी। फिर एग्जिट कैसे होंगे इससे? एग्जिट सर एक एग्जिट का बटन आता है वहाँ, आप जब नहीं आता है। देखो मैं बताता हूँ आपको। नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा वो समझना। जैसे कि हमने एग्जिट में बताता हूँ कैसे करते हैं जी। एग्जिट आपको जब भी, मान लो मैंने आप क्या दिखाया कि जनरली जनवरी का एंड होता है ना, वॉलिडिटी पीक हो जाती है जब, जैसे हमने अभी देखा। तो हमारा क्या भी होना चाहिए कि जब बढ़ती वॉलिडिटी में हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे जनवरी में यहाँ से बढ़नी शुरू हुई तो 22-25 तक हमें निकलना पड़ेगा इसमें से। पूरी जो अपने पोजीशन बनाई सबसे एग्जिट होना पड़ेगा। हाँ सबसे, पूरी स्ट्रेटेजी में से निकलना पड़ेगा, एक में से नहीं निकलना। पूरी स्ट्रेटेजी एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ, पूरी स्ट्रेटेजी में से एक साथ निकलना पड़ता है। कभी जैसे कि कॉल से निकल गए, पुट में प्रॉफिट हुआ तो पुट से निकल गए। नहीं ऐसे नहीं सर, फिर वो आपका रिस्क आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे फिर उस स्ट्रेटेजी को। क्यों, मान लो आपने, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप मान लो कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से निकल गए, तो बाद में आप जो कॉल बाय करी इसमें तो लॉस में हो, इसको कैसे एडजस्ट करोगे? सर ये पूरी ये मोस्टली सर लॉस को कवर करने की। हेलो, हाँ जी भाई। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो पूरी जो क्लास है ऑप्शन और हेजिंग की, ये सेलर्स के लिए है ना, बायर के लिए तो ये नहीं है ना? सबके लिए है सर। जो अभी हमारा जो ये ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग वाला है ये ना जी, इसमें सब कुछ ही बताऊंगा सर मैं कि कैसे। अब ऑप्शन बाइंग भी अगर मैं करता हूँ ना तो मैं देखिए बायर को तो के पास मान ली फंड की कमी है, वो फंड अपने लिमिटेड फंड में कर रहा है, लेकिन सेलर एक बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बात फंड की आ जाती है ना? नहीं वो मैं समझ गया, बट मैं यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेलिंग का है, बट मैं बाइंग की भी बताऊंगा आपको। बाइंग की भी ऐसी बहुत स्ट्रेटजीज है जो मतलब अननोन है, लोगों को पता ही नहीं है, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। हाँ बाइंग में भी कम कैपिटल में बता रहा हूँ मैं आपको। तो
तो जो हमारा शुरू होगा ना ये, मतलब जो पूरा सेशन शुरू करेंगे लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी से होगा। तो जिसको भी मतलब जाना है तो या तो उसको दून ट्रेडिंग एकेडमी को आप कर सकते हो। मेरा मैं यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम दिखाता हूँ ना। कहाँ पे यार इंस्टाग्राम, स्कैन कर सकते हो आप इसको ना। आज कोई लोग तो मेरे को फॉलो कर रहा होगा यार, स्कैन करके मेरे को फॉलो कर लो, मेरे को पूछ सकता है वहाँ पे ना, जो भी जिसके डाउट हो किसी भी चीज को लेके, मार्केट को लेके, किसी भी चीज को लेके। नहीं सर, ये सीखनी है, ये जो सेलिंग और हेजिंग है ना, ये सीख के ही सीखनी है ये शुरू से ही। हाँ वो सब बताऊंगा मैं आपको, आप इसको स्कैन करके ना मेरे को फॉलो कर लो एक बार, और वहीं पे पूछ सकते हो। स्कैन कहाँ से इंस्टा ही है ना ये? हाँ इंस्टा। जिसको भी नहीं आ रहा मैं अपना यूजर नेम बता दूंगा, वो वहां से फिर फॉलो कर लेगा मेरे को। हाँ ये आ नहीं रहा सर मेरे में स्कैनर। जो भी जिसका भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो ना, मेरे को वहां पे मैसेज करके पूछ सकता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। बाइंग का कैसे करेंगे, जैसे कि बाइंग वाली बता रहे हैं आप? बाइंग का सर व्यू बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो बाइंग में आपको क्या करना है, मान लो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जैसे कि आपने बताया कि आप क्या करते हो कि एक कॉल बाय कर ली और सेल कर दी, फुल कॉल स्प्रेड बना लिया बेसिकली आपने। बट मैं कभी भी बाइंग में सबसे अगेंस्ट क्या होता है, मान के चलते हैं कि आपने 30 जनवरी की एक कॉल बाय करी 24,000 की जी। अब कौन मुझे बताएगा कि आपके अगेंस्ट में क्या है इसमें? मतलब जो आपने कॉल बाय करी, आपको लॉस कब होगा इसमें? या तो मार्केट नीचे आएगा या मार्केट वहीं रह जाएगा, तो लॉस है आपको। हाँ, मार्केट वहीं रह जाएगा या 24,000 से नीचे आएगा। हाँ, क्योंकि या तो टाइम डिके हो जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, तो वैसे ही लॉस है, कॉल बाय कर रखी है क्योंकि आपने। जी। तो सबसे पहले तो हमें इसको इस चीज से बचना है। अब इस चीज से कैसे बचेंगे? इस चीज से हम बच सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट यहीं रह गया तो हमें कौन दुखी करेगा? हमें डिके 6 रुपए जो डेली के कट रहे हैं ना मेरे, ये मुझे परेशानी देंगे। इससे कैसे बच सकता हूं मैं? इससे सीधा बचने का तरीका है कि मैं अपनी जो एक्सपायरी है उसको दूर कर दूं। दूर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, मैं उसको मार्च में ले जाऊं, तो अब जितनी दूर मेरी एक्सपायरी हो गई उतनी लेट वो जीरो होगा, तो उतना धीरे धीरे डिके होगा ना उसका। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी मान जी लो जी। मार्च में चला गया, तो मार्च में मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ पे कुछ कोई भी स्ट्राइक बाय कर लो यार, ये बाय कर ली 23,000 की, मान लो कॉल बाय कर ली। अब यहाँ पे देखो 5 का डिके है, पर अगर ये वॉल्टिलिटी बढ़ती रहेगी ना, देखो तो इसमें भी चेंज हो रहा है, ये कम ज्यादा ये भी होता रहेगा। वॉल्टिलिटी बढ़ने गिरने से इसका भी चेंज होता रहेगा। एंड इंपॉर्टेंट वेगा का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कॉल ऊपर गया चाहे नहीं गया, पर अगर वॉल्टिलिटी में 1% का चेंज हो गया ना, तो आपके 34 रुपए सीधे के सीधे प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे, सीधे के सीधे। अगर मार्केट बढ़े गिरे कुछ भी ना हो चाहे, पर अगर वॉल्टिलिटी बढ़ गई ना 1%, तो सीधे 34 रुपए आपको प्रीमियम में मिल जाएंगे। वेगा का मतलब ये होता है। तो ऑप्शन बाइंग अगर करनी है तो आपको एक्सपायरी दूर करनी पड़ेगी। अब मान लो मेरे को यार इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना, 1 लाख रुपए का रिस्क है भैया। अगर मैं 23,000 की कॉल बाय करता हूँ 1,400 रुपए का, तो 1 लाख का प्रीमियम बाय कर रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, जनवरी की एक सेल भी कर दूंगा, ताकि अगर मार्केट मेरे को दुखी ना करे वहां पे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया मैं, और एक ये 24,000 की कॉल सेल भी कर दी मैंने। या कौन आ रहा है? अच्छा एक सेकंड भाई, बारकोड शो कर दूं। बारकोड यार आपने देखा नहीं क्या? वो देख लो भाई, कर लो पहले स्कैन कर लो फटाफट। जो भी क्वेश्चन हो ना, किसी का कुछ भी किसी भी टाइम पे कुछ भी पूछना हो भाई, मेरे को वहां पे मैसेज करके पूछ सकता है। कर लिए स्कैन जिसने भी पूछना था? अब मान लो ठीक है आपने ये सेल कर रखा है कॉल,
जनवरी का आपने मार्च का बाय कर रखा है और इसका सेल कर रखा है। अब यहाँ पे देखो ये तो 25 दिखा रहा है ये। एक तो ये पता नहीं कब लॉट साइड चेंज करेंगे। अभी ये भी नहीं बताते ना कि हम 25 में बाय कर रहे हैं कि हम 75 में बाय कर रहे हैं। मान लो हमने जनवरी का मार्च का कॉल बाय कर रखा है, 24,000 का कॉल बाय कर लिया, 75 की क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब सेम हम क्या करेंगे, अगर हमें इतना रिस्क नहीं लेना, 58,000 रुपए का रिस्क है भाई, मैं तो नहीं लेना 58,000 रुपए का रिस्क आपको मार्च में है, मतलब कल आपके 58,000 रुपए नहीं जा रहे। मान लो अगर कल मार्केट नीचे गिरता है तो आपके 58,000 रुपए, देखो यहाँ पे अगर मार्केट कल नीचे गिरता है तो आपको सिर्फ 7,000 रुपए 8,000 रुपए का लॉस है। कितना परसेंट? 15% जब गिरता है तब आपको एक्सपायरी वाले दिन 58,000 रुपए का लॉस। तो आपने अगर जनवरी में क्या किया, इसको जनवरी में यहाँ पे आपने सेल कर दिया कुछ, आपने 23,000 का बाय कर रखा है, यहाँ पे आपने कुछ 23,500 का सेल कर दिया है। यहाँ पे 25 किया है, यहाँ पे 75 कर देते हैं इसको। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब मार्केट अगर नीचे आया तो भी प्रॉफिट, रेंज में रह गया वहीं पे तो भी प्रॉफिट, एंड मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, थोड़ा बहुत कितना 3-4% ऊपर भी चला गया तो भी प्रॉफिट। एंड दूसरा, मार्केट में अगर वॉल्टिलिटी बढ़ भी गई तो हमारी रेंज भी बड़ी होती रहेगी, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देखना, अगर मेरी वॉल्टिलिटी कुछ नहीं बढ़ी, 23,000 रुपए का प्रॉफिट, अगर यहीं से 2-3% अगर मेरी वॉल्टिलिटी बढ़ गई, 3% बढ़ गई तो 31 हो गया वो प्रॉफिट, और रेंज भी बढ़ गई। समझ रहे हैं आप? किसी को समझ आया ये चीज? तो इसमें ट्विक करके खेलना पड़ता है। अब आपकी जो मार्जिन आपको वहां पे कितना लग रहा था, बहुत मार्जिन लग रहा था, 58,000 रुपए लग रहा था बाइंग करने में, यहाँ आपको मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। अब फिर अगर किसी को यही चाहिए कि भाई मेरे पास 5,000 रुपए ही है या 10,000 रुपए ही है, मैं कहूंगा कि मत आओ भाई, मैं आपको झूठे दिलासे दूं, नहीं 10 से भी हो जाएगा, आ जाओ सब करेंगे, मत आना। किसी को और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी अफसर सेलिंग हेजिंग में? अब तो 75 का लॉट हो गया, तो अब तो कम से कम भाई 70-80 से ऊपर ही है। एडजस्टमेंट के लिए अलग से? नहीं उतने में हो, तो एक एडजस्टमेंट करोगे तो एक काट के तो दूसरी लोगे ना, तो उतना ही में हो जाता है। नहीं चाहिए। ओके 1 लाख होनी चाहिए मिनिमम एक तरीके से। 1 लाख रुपए यार बिना ट्रेडिंग, मतलब 1 लाख तो होनी चाहिए लगभग, उससे नीचे में तो उससे नीचे इक्विटी करो फिर, ऑप्शन में नहीं, मतलब सेलिंग में नहीं, बाइंग कर सकते हो आप। किसी को और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं फिर उससे करते हैं। पहले सेशन में मजा आया, पहले ये बताओ। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू भाई सुभाष जी। जी और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपको कुछ भी क्वेरी हो ना, या फिर आपको आना हो एक या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर सेकंड वीक ऑफ जनवरी से मैं नए सेशन शुरू करूंगा, तो आप उसी को ज्वाइन करते हैं, उसी को ज्वाइन या तो आप अकेडमी में पूछ सकते हो या फिर मेरे को डीएम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मतलब। जी ऑनलाइन ही क्लास लूंगा सर मैं, तो उसी को लेता हूँ। आप तो सहारनपुर में कहाँ रहते हैं? सहारनपुर में लक्सर। अच्छा, मतलब ये तो पास ही है देहरादून के। जी हाँ 70-80 किलोमीटर है। मैं जब वहाँ पे जॉब करता था ग्लोब कैपिटल में ना एज रिसर्च, तो वहाँ पे एक बंदा था, वो भी लक्सर से था, तो मुझे पता है पास है। मैंने कभी सुना नहीं था लक्सर तो ये तो देहरादून से बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है। हरिद्वार वाली साइड पड़ता है ना, वहाँ से जाते हैं। जी हाँ जी ट्रेनें जो भी जाएगी देहरादून लक्सर होके जाएंगी। हाँ मैंने सुना, वो बंदे थे वहाँ से ना। जी कोई नहीं भाई, आप पूछ सकते हो ना जो भी आओ सर, चाहे। आओ कभी, आओ लक्सर, आओ सर कभी। पक्का भी आप आओ देहरादून पहले तो। जी तो सर आप वहीं मिलेंगे दून एकेडमी में, कैसे किया कहीं ऑफिस हो रहा है आपका? वहाँ तो मतलब मैं, आप जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उस दिन तो मिल जाऊंगा वहाँ पर, ऐसे नहीं होता यार, वहाँ अपना काम करता हूँ वैसे तो मैं, पर हाँ हफ्ते में 2-3 दिन ही पढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं है। उसमें अपना भी काम करता हूँ, जैसे अभी मैं एक चीज पे काम कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ जो है नहीं, तो ये अभी मैं इस पे काम चल रहा है पूरा, तो अभी टाइम मिलता नहीं इतना, पर फिर मैं 2-3 टाइम पे कर देंगे कुछ। पर आप आना तो देहरादून पक्का फोन करना आप मेरे को, मिलना। हाँ सर फोन करेंगे सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल किसी को भी सीखना हो आप उनसे बात कर सकते हो इस वेबिनार में, जो भी, या फिर आपके रिलेशन में भी हो तो भी आप पूछ सकते हो उनसे, तो वो कर देंगे, बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी मैं हमेशा ओपन हूँ, आप जब भी मेरे को मैसेज करोगे कुछ पूछने के लिए, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रिगार्डिंग आपको डाउट हो ना कभी भी,
मेरे को हमेशा आप कभी मैसेज कर सकते हो। मेरा ग्रुप है वैसे तो एक, जिसमें ये सारे लोग हैं, अभी रवि भाई और ये भी हैं, काफ़ी लोग आए हैं उसमें से भी, तो उसमें मैं मतलब उनके साथ हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग पूछ सकते हैं, इसको खत्म करते हैं यार, किसी को ठीक है डाउट सर। पूछ सकता है, वरना नाइस टू मीट यू गाइस। ठीक सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक सर, थैंक। ठीक सर, नमस्कार सर। ओके मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार।